चलिए सभी लोगों को नमस्ते और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। तो आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए 6 to 8 9 10th की अगर कोई स्टूडेंट तैयारी करते हैं या अदर कंपटीशन का भी तैयारी अगर करते होंगे साइंस के लिए, तो आप सबों के लिए अभी लगातार 40 क्वेश्चन का डिसीजन हम लेकर के आए हैं और ये 40 क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट के डिस्कशन का। और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये फेमस क्वेश्चन है और खास करके ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी वगैरह में तो बहुत ज्यादा आता है, तो आपको ध्यान रखना। और भी अदर एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ब्यूटेन गैस की बात कही गई है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ब्यूटेन निम्न में से किस चीज में ईंधन के रूप में यूज होता है, यानी किसके रूप में, तो मेरे भाई यहाँ पर ईंधन के रूप में, फ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल होता है, इसको हम लोग जलाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ब्यूटेन की अगर बात करते हैं तो आप ब्यूटेन को देखेंगे तो ये अल्केन फैमिली का होता है, ये अल्केन ग्रुप का होता है। ब्यूटेन हमारा अल्केन ग्रुप का होता है और इसके केमिकल फॉर्मूला की बात करेंगे तो 4 कार्बन से ये बना होगा और हमको लगता है कि C4H10 आपका हो जाएगा, क्योंकि CnH2n प्लस में 2 आपको लगाना है। यहाँ पर n के जगह पर अगर 4 रखोगे ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, कहेंगे 4 दूनी 8 2 10, यानी किसी पर फुलफिल करेगा, तो ये ब्यूटेन हमारा हो गया। दूसरी बात, इस ब्यूटेन की बात करते हैं, ये हमारा गैस के फॉर्म में है। ब्यूटेन गैस की हम बात कर रहे हैं। जो ब्यूटेन गैस होता है ये कैसा होगा, तो ये हमारा रंगहीन होता है। ये कैसा होगा, तो ये रंगहीन होता है। साथ ही साथ ये कैसा होगा, कि यहाँ पर गंधहीन भी होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये रंगहीन भी होगा, गंधहीन भी होगा। ना तो इसका कलर आपको पता चलेगा, ना तो इसके आपको स्मेल के बारे में पता चलेगा। और जैसे कि एलपीजी गैस हम लोग यूज करते हैं ना, उसमें भी ब्यूटेन होता है। तो एलपीजी गैस जो लीकेज होता है तो आप देखिएगा आपको सुगंध स्मेल आने लगता है। क्यों आता है, इसके कारण नहीं आता है। जो आपका एलपीजी गैस लीकेज होता है तो उसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है और वो सुगंध के लिए, वो गंध के लिए मिलाया जाता है, ताकि आपको ये पता चले कि कहीं से गैस लीकेज हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम लोग ब्यूटेन गैस की बात करते हैं तो ये रंगहीन होगा, गंधहीन होगा, लेकिन ये हाईली आपका ज्वलनशील होता है। ये कैसा होगा, कि ये हमारा ज्वलनशील होता है। ये कैसा होगा, तो कहेंगे यहाँ पर हमारा बहुत तेजी से जलता है, हमारा ज्वलनशील होता है। और इसी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो एलपीजी सिलेंडर में भी करते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर में भी करते हैं। ये हमारा कहां पर, तो कहेंगे एलपीजी सिलेंडर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, एलपीजी सिलेंडर के लिए आपको ध्यान रखना कि एलपीजी सिलेंडर में अगर ब्यूटेन गैस को भर दीजिएगा तो आप कहेगा सर इसमें तो गंध नहीं होगा, तो अगर लीकेज करेगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लीकेज का पता लगाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर में आप कहेंगे यहाँ पर गैस के लीकेज का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें गैस के लीकेज का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद दिखना, ध्यान रखना, लीकेज का पता लगाने के लिए हम लोग इसमें किसको मिला देते हैं, एक केमिकल्स को मिलाते हैं जिसको इथाइल मरकैप्टन के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां पर इसकी बात करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं इथाइल मरकैप्टन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा इथाइल मरकैप्टन के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इथाइल मरकैप्टन का हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं, इस गैस के लीकेज का पता लगाने के लिए इथाइल मरकैप्टन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी का इस्तेमाल किया जाता है, एक लाइन में आप जान लीजिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर बात आती है कि क्या इस ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल सिगरेट के लाइटर में होगा। जाहिर सी बात है, जो सिगरेट का लाइटर होता है आप देखते होंगे कि उसमें लिक्विड भी भरा होता है और हमारे ये भी गैसेस मौजूद होते हैं जिसको हम लोग ब्यूटेन गैस कहते हैं। तो सिगरेट के लाइटर में भी होगा, याद रखना, इसके लाइटर में भी होगा। सिगरेट जलाने वाला जो लाइटर होता है उसमें होगा। पोर्टेबल स्टोव, मेरे भाई पोर्टेबल का मतलब होता है ऐसा स्टोव जिसको एक जगह से दूसरे जगह आप लेकर के जा सकते हैं, जला सकते हैं। जो पोर्टेबल स्टोव होता है हमारा, वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, ये पोर्टेबल स्टोव है, इसमें यही गैस भरा होता है। आप कहीं भी खाना बनाना चाहते हैं वहां बना सकते हैं, क्योंकि उसमें ब्यूटेन गैस का आप इस्तेमाल करते हैं। ये पोर्टेबल जो स्टोव्स होता है, स्टोव हमारा होता है, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। उसको एरोसेल में प्रोपेलेंट के तौर पे हम लोग करते हैं। प्रोपेलेंट की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो ये भी हमारा क्या कहेंगे, प्रोपेलेंट भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी हमारा एक ईंधन होता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो हम लोग कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर जो हाईली ज्वलनशील पदार्थ हमारा प्रोपेलेंट होता है, एरोप्लेन वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रोपेलेंट इन एरोसोल। इसमें भी कुछ मात्रा में हमारा क्या होता है कि यहाँ पर ब्यूटेन गैस होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इन तीनों में क्या होगा, तो ये ब्यूटेन गैस होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। इसलिए कहेंगे जब सभी में होगा तो एक से अधिक आप राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये हमारा हाईली फ्लेमेबल होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस में आपको पूछता है।
आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसके गंध का पता लगाने के लिए सिलेंडर में जो हम लोग भरते हैं तो किसको भरते हैं, तो इथाइल मरकैप्टन को भरते हैं। ये एग्जाम में पूछता है, यानी कि कहीं पर भी आप देखते होंगे एलपीजी गैस अगर लीकेज होता है, आपको स्मेल आने लगता है कि कहीं ना कहीं गैस लीक कर रहा है, इसका मतलब उसमें इथाइल मरकैप्टन मिला रहता है। इसी केमिकल के कारण आपको पता चल जाता है कि लीकेज हो रहा है। वैसे नहीं तो ब्यूटेन गैस होगा तो इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा आपको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है और ये फिर बायोलॉजी के क्वेश्चन हमारे सामने है और कहता है कि गुणसूत्र की बात करते हैं, यानी कि क्रोमोसोम की बात कही जाती है। तो गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम के आकृति विज्ञान का डैश पर सबसे अच्छे तरीके से अध्ययन किया जाता है, मेटाफेज में करते हैं। कौन सा फेज में करते हैं, तो मेटाफेज की हम बात करते हैं। क्योंकि मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जब क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं तो उन पर स्टडी किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेटा फेज में क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है। ये सब हमारा क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा सेल डिवीजन का ये पार्ट होता है। सेल डिवीजन में अगर होता तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि सबसे पहले इंटरफेज होता है। सेल का डिवीजन अगर होता तो सबसे पहले कौन सा फेज होगा, तो इंटरफेज होता है। यहाँ पर हमारा सेल बनना शुरू होता है, क्रोमोसोम बनना शुरू होता है, यहाँ पर क्रोमेटिन धागा का बनना स्टार्ट होता है और इसके बाद हमारा प्रोफेज का स्टेज आता है। ऐसे करके हमारा प्रोफेज का स्टेज आता है और प्रोफेज के स्टेज में कंप्लीटली हमारा क्रोमोसोम बन जाता है और इसके बाद हमारा मेटाफेज आता है। और अगर इस मेटाफेज की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो मेटाफेज होगा हमारा वो क्या होता है कि इक्वेटर पर शिफ्ट हो जाता है। हमारा क्रोमोसोम जो अलग होता है तो इक्वेटर पर शिफ्ट हो जाता है और इसके बाद हमारा आता है क्या, तो कहेंगे यहां पर हम लोग एनाफेज की बात करते हैं। इसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा एनाफेज की हम बात करते हैं, ये हमारा एनाफेज होगा और एनाफेज में क्या होगा, कहेंगे यहाँ पर कंप्लीटली सेल का डिवीजन, कंप्लीटली हमारा क्या होता है, कहेंगे यहाँ पर हम कहेंगे कि कंप्लीटली सेल डिवीजन या कंप्लीटली क्रोमोसोम हम कहेंगे अलग हो जाता है। और उसके बाद हमारा आता है लास्ट में, इसको टीलोफेज कहते हैं और टीलोफेज में क्या होगा, फिर से वो एक दूसरे के साथ हो जाता है, हम इसको टीलोफेज कहते हैं। तो एक्चुअली में ये आप देखते होंगे सेल डिवीजन का ही ये पार्ट है और इसी तरीके से सेल का डिवीजन होता है। ये ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए। कई बार आपको ये ऑर्डर भी पूछा गया है कि किसके बाद कौन सा होगा, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इंटरफेज, लेकिन इस इंटरफेज पर क्वेश्चंस कई बार पूछता है कि इस इंटरफेज में क्या होगा, तो मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना, जो क्रोमेटिन यानी कि जो क्रोमोसोम हमारा बनता है उसके धागे बनने स्टार्ट होते हैं। इसलिए हम कहते हैं यहां पर हम क्रोमेटिन धागे की अगर बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर क्रोमेटिन धागा यहीं पर बनना स्टार्ट होता है। क्रोमेटिन धागा बनना स्टार्ट हमारा यहीं पर होता है। क्रोमेटिन धागा बनना क्या होगा, तो यहां पर स्टार्ट हो जाता है और इसी को हम लोग इंटरफेज के नाम से जानते हैं। यहां पर बन जाएगा और यहां पर मेरा इक्वेटर पर शिफ्ट करता है, यहां टूट करके अलग होगा, फिर वहां पर जुट जाता है। तो ये सब फेज आपसे पूछा गया है। तो जनरली हम लोग अगर यूज करते हैं, हम लोग अगर स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर स्टडी करते हैं, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि मेटाफेज में हम लोग स्टडी करते हैं, इसी में क्रोमोसोम का अध्ययन करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और क्रोमोसोम को हम लोग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो हम लोग मेटाफेज करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे मेरे सामने यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, कालाजार की बात कही गई है। तो बताइए मेरे भाई कि कालाजार जो है ये उत्तरदायी है, किस जीवों के लिए उत्तरदायी है, आपको बताना है। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर कालाजार की बात करते हैं तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि ये कालाजार पर क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कालाजार हमारा प्रोटोजोअल डिजीज है। ये किससे कारण होगा, तो कहेंगे ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये हमारा प्रोटोजोअल डिजीज है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये प्रोटोजोअल डिजीज है, इस बात को आप नहीं भूलेंगे। लेकिन ये किस प्रोटोजोआ से होता है, तो इसको हम लोग लिस्मानिया डोनोवानी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर लिस्मानिया डोनोवानी के नाम से जानते हैं। ये हमारा लिस्मानिया डोनोवानी हमारा होगा। तो जो प्रोटोजोआ हमारा होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पर लिस्मानिया डोनोवानी की हम बात करेंगे, ये प्रोटोजोआ हमारा होगा, ध्यान रखेंगे। तो जो प्रोटोजोआ होगा उसको हम लोग लिस्मानिया डोनोवानी कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कालाजार किससे होता है, कहेंगे प्रोटोजोआ से होता है। कौन से प्रोटोजोआ, कहेंगे लिस्मानिया डोनोवानी प्रोटोजोआ का नाम है। अब इस प्रोटोजोआ का कोई ना कोई वाहक तो होगा। तो इस प्रोटोजोआ का जो वाहक होता है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना, इसका वाहक सैंड फ्लाई मक्खी होता है। हम लोग इसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पर सैंड फ्लाई की बात करते हैं और सैंड फ्लाई को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर बालू मक्खी के नाम से जानते हैं। सैंड फ्लाई को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर इसको हम लोग बालू मक्खी के नाम से जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कालाजार की अगर हम बात करते हैं, ये किससे होता है, लेकिन लिस्मानिया डोनोवानी प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोअल डिजीज है और ये प्रोटोजोआ का नाम है। तो लिस्मानिया डोनोवानी क्या है, तो ये लिस्मानिया डोनोवानी प्रोटोजोआ है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
लिस्मानिया डोनोवानी क्या है, तो कहेंगे हमारा ये प्रोटोजोआ है, इसी प्रोटोजोआ से मुख्य रूप से होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मुख्य रूप से इसी प्रोटोजोआ से होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। लेकिन इस प्रोटोजोआ का जो वाहक होता है, कोई ना कोई तो कैरियर होगा उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, हम कहेंगे उसको बालू मक्खी कहते हैं, सैंड फ्लाई के नाम से जानते हैं। अब दूसरी बात यहां पर आती है कि चलिए ठीक है, कालाजार के लिए उत्तरदायी जो जीव होंगे उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, तो मेरे भाई जो कालाजार की उत्पत्ति के लिए जो जीव रेस्पॉन्सिबल होगा वो कौन है, तो लिस्मानिया डोनोवानी की बात कर रहा है। तो यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये लिस्मानिया डोनोवानी की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर लिस्मानिया डोनोवानी की हम बात करते हैं। तो जो लिस्मानिया डोनोवानी है इसकी उत्पत्ति के बारे में आपसे पूछा गया कि ये उत्पत्ति इसकी कैसे होती है। तो लिस्मानिया डोनोवानी की जो उत्पत्ति होती है वो आपको बाइनरी फिशन से होता है, यानी कि ये दो भाग में बढ़ जाते हैं। ये किससे होगा, तो मेरे भाई यहां पर हम कहेंगे द्विविखंडन हम लोग कहते हैं, और हम कहते हैं कि ये हमारा बाइनरी फिशन से होता है। ये किससे होगा, तो हम कहेंगे यहां पर बाइनरी फिशन की हम बात करते हैं, ये हमारा बाइनरी फिशन से होता है। इसमें क्या होगा, तो हम कहेंगे यहां पर लिस्मानिया डोनोवानी दो भाग में बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस लिस्मानिया डोनोवानी का दो भाग में बंटने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे करके आप देखेंगे इस जीव को, तो आपको कुछ इस तरह से ये जीव आपको नजर आएंगे ऐसे करके। ये हमारा क्या, तो प्रोटोजोआ है, जिसको आप माइक्रो स्ट्रक्चर लेवल पर जाकर देखेंगे तो इतना बड़ा आपको दिखेगा, लेकिन बहुत छोटा होता है। अब इसी में क्या होगा, तो ये आपका अगले स्टेज में ये फिर क्या करेगा, तो अगले स्टेज में मेरे भाई ये क्या करेगा, तो कहेंगे यहां पर इस तरह से अगले स्टेज में ये कुछ इस तरह से और भी ज्यादा ये अंदर से कट जाता है और कुछ इस तरीके से हमारा ये बन जाता है। तो पहले अगर मान लेते हैं कि लिस्मानिया डोनोवानी की अगर हम बात करते हैं, तो पहले अगर हमारा स्ट्रक्चर होगा तो हमारा कैसा होगा, पहला स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से होगा, ये हमारा स्ट्रक्चर था पहला। बाद में ये हमारा अलग होना शुरू कर दिया, और जब अलग हुआ तो यहीं से कंप्लीटली ये ब्रेक कर जाता है, ये कंप्लीटली यहां से कट करके हमारा अलग अलग हो जाएगा। तो इधर दो पार्ट्स में ये बट जाता है, एक हमारा इधर हो गया, एक हमारा इधर हो गया। तो ये लंबाई के अलोंग हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसको लॉन्गिट्यूडनल। हम लोग लंबाई के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये लंबाई है और हम इसीलिए कहते हैं इसको, यहां पर हम लोग क्या देते हैं, क्योंकि लंबाई के अलोंग ये कटता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं यहां पर लॉन्गिट्यूडनल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल की अगर हम बात करते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल हमारा बाइनरी फिशन होगा, और बाइनरी का मतलब दो भाग में, बाइनरी का मतलब दो भाग होता है, हम कहेंगे यहां पर हमारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन हमारा हो जाता है। लॉन्गिट्यूडनल हमारा बाइनरी फिशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, ये अलग हो जाता है, और इसी को हम लोग अधोमुखी युग्मक विखंडन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये दो भाग में बट गया, देखो थोड़ा सा यहां पर नहीं कटा हुआ है, यहां पर थोड़ा सा कट गया बीच से, और फिर यहां ज्यादा कट गया और कट जाएगा, तो दोनों भाग से अलग हो जाएगा। और बाइनरी फिशन मतलब दो भाग में बट जाना, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है मेरे भाई लंबाई, इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग ये ऐसे नहीं कट रहा है, ऐसे कट रहा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, यहां पर हम लोग और हमारे सामने दे रखा है, जैसे कि हमारे सामने में और भी दे रखा है, जिसको हम लोग यहां पर कहते हैं कि गुणक विखंडन, जिसको हम लोग यहां पर मल्टीपल फिशन के नाम से जानते हैं। याद रखना मल्टीपल फिशन किसमें होता है, तो ये भी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, प्लाज्मोडियम वगैरह में होता है। किसमें होगा, तो प्लाज्मोडियम का नाम आप सुनते होंगे, प्लाज्मोडियम भी हमारा क्या, तो यहाँ पर प्रोटोजोआ होता है, उसमें हम कहते हैं कि हमारा इस तरह का चीज आता है। तो आपको ध्यान रखना प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है, ये भी प्रोटोजोआ ही होता है। प्लाज्मोडियम क्या है, तो कहेंगे जो प्लाज्मोडियम होता है इसको भी हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं, और इसी प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है, कहेंगे मलेरिया होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, इसी प्लाज्मोडियम के कारण क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पर मलेरिया फैलता है किसी को। और मलेरिया आप जो पढ़ते होंगे कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक्चुअली में कॉज को अगर जानना चाहिएगा, जो काटने का कारण होता है वो नहीं है मलेरिया का, हम कहेंगे इस मलेरिया का जो कारण है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का कोई ना कोई तो वाहक होगा, तो वो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, वही एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा। एक्चुअली में उसके अंदर में प्लाज्मोडियम होता, वो उसके लिए खतरनाक होता है मलेरिया के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्लाज्मोडियम का अगर वाहक अगर कोई पूछ लेता कि इसका वाहक कौन होगा, तो आप कहेंगे यहां पर मादा एनाफिलीज मच्छर की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, तो ये हमारा मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मादा एनाफिलीज मच्छर की अगर हम बात करते हैं, इसके लिए यही रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, तो कहेंगे यहां पर हम लोग सीधा सीधा कहेंगे हमारा मलेरिया के लिए। और मलेरिया की दवाई जो होती है वो कुनेन दवाई होती है। मलेरिया की कौन सी दवाई होगी, फेमस दवाई है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये कुनेन दवाई बीपीएससी में तो कई बार पूछा गया, ये कुनेन दवाई जो कि सिनकोना के छाल से बनता है। इसमें मल्टीपल फिशन होता है, कई भाग में ये बढ़ जाते हैं, ध्यान रखेंगे।
तो इस तरीके से मेरे भाई आपको ध्यान रखना। और अगर हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की बात करते हैं, ये कहां पर होगा, तो आपको ध्यान रखना पैरामीशियम, जिसको स्लीपर जंतु कहते हैं, स्लीपर जो हम लोग चप्पल पहनते हैं, उस चप्पल के आकार का होता है, जिसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ट्रांसवर्स का मतलब ऐसे कटना, वही किसमें होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हमारा किसमें होगा, तो हम लोग सीधा सीधा कहेंगे किसमें, पैरामीशियम में होगा। किसमें होगा, तो पैरामीशियम में होता है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है, ये सब एक आपको ध्यान रखना है। और किसमें कौन सा डिवीजन होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि और भी चीजें होती है, जैसे कि आपको एग्जांपल में आपको ध्यान रखना है, जैसे हम हाइड्रा की बात करते हैं। अगर हम हाइड्रा की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रा में कैसा होगा। तो हाइड्रा में आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रा के अंदर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर मुकुलन होता है। हाइड्रा में कौन सा प्रोसेस होता है, कि यहाँ पर मुकुलन होता है। और मुकुलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बडिंग कहते हैं। ये बडिंग का प्रोसेस होता है, ये बडिंग होता है। अब बडिंग कैसा होगा, तो ये प्रोसेस हमारा, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा हाइड्रा है, और इस हाइड्रा के शरीर से थोड़ा सा पार्ट बाहर निकलेगा, और ये पूरा तरीके से ये बाहर निकल जाता है, कंप्लीटली ये डिटैच हो जाएगा, ये बाहर हो जाता है। पहले तो शरीर से थोड़ा सा भाग बाहर निकलेगा, और वो कंप्लीट हमारा बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद ये बड़ा सा हमारा दूसरा यहां पर हाइड्रा बना लेता है। इसी को हम लोग मुकुलन का प्रोसेस कहते हैं, और ये हमारा हाइड्रा में होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात मेरे भाई, मुकुलन का जो प्रोसेस हमारे ईस्ट में भी होता है। किसमें, ईस्ट हमारा एक प्रकार का खमीर होता है। आपको ध्यान रखना कि जो ईस्ट हमारा होता है, ये हमारा ईस्ट को ही हम खमीर कहते हैं, और खमीर हमारा एक प्रकार का कवक होता है। खमीर हमारा एक प्रकार का कवक है, इसमें भी मुकुलन होगा, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और भी चीजें, जैसे कि प्लेनेडिया की बात करेगा, तो प्लेनेडिया में क्या होगा, कि रीजनरेशन पावर होता है। लेकिन ध्यान रखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, आप सबको ध्यान रख सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पर प्लेनेरिया की अगर बात करते हैं, तो प्लेनेरिया भी जीव है। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो अगर हमारा प्रजनन होता है प्लेनेरिया के अंदर, तो हम लोग कहेंगे इसमें कैसे होगा, तो रीजनरेशन होता है। यानी कि इसमें क्या होगा, तो कहेंगे रीजनरेशन पावर होता है। इसके अंदर रीजनरेशन पावर होता है। रीजनरेशन पावर कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, रीजनरेशन पावर कहने का मतलब होता है, ये मान लेते हैं कि हमारा प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया है, इसको कितने भी भाग में आप काट दीजिए, इसको जितना मन करता है उतने भाग में आप काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जितना मन करता है उतने भाग में इसको आप क्या करिए, तो बीचों बीच आप काट दीजिए। कटने के बाद मेरे भाई इसका जो एक एक भाग होगा वो फिर से प्लेनेरिया बन जाएगा, फिर से कोई एक पार्ट भी प्लेनेरिया बन जाएगा। इसको रीजनरेशन कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। तो प्लेनेरिया में पुनर्जनन, हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है, ध्यान रखेंगे। और इस तरह से आपको क्वेश्चंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस कई जगह से आपसे आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हमारा शुष्क के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, आपसे ड्राइंग एजेंट के बारे में पूछा गया, कौन सा हमारा कंपाउंड जो है वो ड्राइंग एजेंट नहीं है। कौन से कंपाउंड की बात कर रहा है जो कि हमारा ड्राइंग एजेंट नहीं है, ये ड्राइंग एजेंट हमारा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ड्राइंग एजेंट समझ में आना चाहिए कि ड्राई का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मेरे भाई ड्राई का मतलब क्या होता है वो आपको बुझाना चाहिए। हम आपको कहना चाहते हैं मेरे भाई, ड्राई का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली सूखा हुआ। अगर किसी भी चीज में पानी है तो उसको हम लोग वेट कहते हैं, WET वेट, जिसमें पानी नमी की मात्रा, उसको वेट कहते हैं। लेकिन अगर काफी नमी खत्म हो गया, उसमें नमी नहीं, उसको ड्राई कहते हैं, पूरा ड्राई हो गया, पूरा सूख गया। तो यहां पर मेरे भाई ड्राइंग एजेंट के रूप में हमारा कौन कौन काम करता है, जो ड्राइंग एजेंट के रूप में काम करेगा, इसका मतलब वो हमारा क्या करेगा, नमी का अवशोषक कहलाता है। वो किसका अवशोषक होता है, कहेंगे यहां पर नमी का अच्छा अवशोषक होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, नमी का क्या होगा, कि यहां पर नमी जो होता है, इसमें नमी मतलब पानी की मात्रा, नमी का क्या होगा, कि यहां पर अच्छा अवशोषक हमारा वो कहलाता है। अगर जो ड्राइंग एजेंट होगा वो क्या करता है, किसी भी चीज को सुखा देता है और नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और जब नमी को अवशोषित करेगा तो हम कहेंगे वो पूरी तरीके से सूख जाता है। अब ये नमी का जो अच्छा अवशोषक होगा, उसके एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, कहेंगे यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड की हम बात करते हैं, CaCl2 की बात करते हैं। और भी हमारा क्या, यहाँ पर हमारा कैल्शियम ऑक्साइड्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हम किसकी बात करेंगे, तो सिलिका, SiO2 सिलिका भी होता है। और अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो हम यहाँ पर जिप्सम की हम बात करेंगे, ये हमारा जिप्सम भी हमारा हो जाएगा। तो ये सभी जो आप देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी हमारा ड्राइंग एजेंट के रूप में काम करता है। यानी जैसे ही आप, खास करके फेमस एग्जांपल आपका ये है, खास करके फेमस एग्जांपल आपका ये है, आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये सभी के सभी नमी का अवशोषक होता है, नमी को अवशोषित कर लेता है और किसी भी चीज को सुखा देता है, मतलब ड्राई कर देता है, उसमें नमी को खत्म कर देता है। इसका मतलब इसमें से मेरे भाई कि ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा, ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, कहेंगे ड्राइंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो आपसे बोला कि कौन सा ड्राइंग एजेंट नहीं होगा, तो मेरे भाई हम कहेंगे इसमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका।
तो इसमें से सभी ड्राइंग एजेंट है। क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा ड्राइंग एजेंट हमारा नहीं है, कौन सा हमारा ड्राइंग एजेंट के रूप में कार्य नहीं करता, तो ये सभी करता है। हम कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं इसमें कंपाउंडिंग जो हमारा ड्राइंग एजेंट के रूप में कार्य नहीं करता है। तो ये फेमस एग्जांपल, इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार आपके ध्यान में आता है। कैल्शियम हमारा एक और एग्जांपल ध्यान रखिए, कैल्शियम कार्बाइड की बात करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड भी रिस्पॉन्सिबल है, याद रखेंगे मेरे भाई। यहां पर कैल्शियम कार्बाइड CaC2 की बात करते हैं, इसको कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर कैल्शियम कार्बाइड के नाम से जानते हैं, ये हमारा कैल्शियम कार्बाइड होगा। तो ये सब एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। जैसे सिलिका की बात करते हैं, सिलिका की अगर बात करते हैं तो सिलिका जैसे ग्लास वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे शीशा वगैरह देखते होंगे उसमें सिलिका होता है। तो जो हमारा सिलिका होता है ना, ये जो सिलिका आपको दे रखा है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि नमी का एक अच्छा अवशोषक होता है। उसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड भी पूछा गया कि नमी का अच्छा अवशोषक होता है। ये दोनों फेमस एग्जांपल हमने आपको लिखा दिया। वैसे होने के लिए तो जिप्सम भी होगा, होने के लिए हमारा कैल्शियम ऑक्साइड चूना भी होगा, ये जिप्सम भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई किस तरह से ये सभी हमारे ड्राइंग एजेंट्स होते हैं। तो सभी अगर ड्राइंग एजेंट्स हैं, इसका मतलब इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जो हमारा ड्राइंग एजेंट नहीं है। हाँ, अगर आप यहां पर जिप्सम की अगर बात करोगे तो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो ये सब याद रहना चाहिए। CaSO4, यहां पर मेरे भाई 2H2O हमारा जिप्सम होता है, ये हमारा जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है। और जिप्सम को जब आप गर्म करते हैं तो वो हमारा 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होने के बाद वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिससे किसी का हड्डी टूट जाती है उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, व्हाइट पाउडर के रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सही कर लेना, एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखे हैं लेकिन आप सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि कम तापमान पर शीशा निम्नलिखित में से किसके तरफ व्यवहार करता है। तो मेरे भाई कम तापमान पर यानी कि लोएस्ट टेम्परेचर पर जो शीशा हमारा लेड होता है, जो शीशा हमारा लेड है, लेड को हम लोग किससे दिखाते हैं, पीबी से दिखाते हैं। ये हमारा एक सुपर कंडक्टर बन जाता है। हम कहेंगे यहाँ पर सुपर कंडक्टर राइट आंसर करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर कभी भी मेरे भाई यहाँ पर सुपर कंडक्टर की अगर बात करेगा तो सुपर कंडक्टर को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, तो अति चालक कहते हैं। सुपर कंडक्टर को हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर अति चालक के नाम से जानते हैं। और याद रखना मेरे भाई कि ये जो हमारा सुपर कंडक्टर होता है, इसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, इसकी रेसिस्टिविटी, सुपर कंडक्टर की रेसिस्टिविटी क्या होती है, यहाँ पर 0 होती है। इसकी रेसिस्टिविटी की अगर हम बात, सुपर कंडक्टर की रेसिस्टिविटी की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, याद रखेंगे इसके रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, इसकी रेसिस्टिविटी को रो से दिखाते हैं और ये हमारा कितना होगा, यहाँ पर 0। तो एक सुपर कंडक्टर के बारे में ये क्वेश्चन हमेशा फेमस क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछता है कि सुपर कंडक्टर जिसको अति चालक कहते हो, अति चालक, ये चालक नहीं है, अति चालक है, तो कहेंगे इसकी रेसिस्टिविटी यानी कि रेसिस्टिविटी क्या होगी, तो मेरे भाई इसकी रेसिस्टिविटी यहाँ पर 0 होती है। कोई कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और रेसिस्टिविटी को हम लोग प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, तो प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो ये हमारा प्रतिरोधकता कहलाता है। इसका मतलब रेसिस्टिविटी का मान क्या होगा, यहाँ पर 0, इसका मतलब प्रतिरोधकता का मान 0 हो जाता है। ये लाइन आपको जरूर याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में आता है। दूसरा एक और एग्जांपल हम आपको लिखा देना चाहते हैं, क्योंकि मेरे भाई क्वेश्चन तो आपको कई तरीके से पूछ सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर के बारे में आप सुने होंगे, जर्मनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, सब सेमीकंडक्टर है। तो अगर हम सेमीकंडक्टर की अगर बात करते हैं, सेमीकंडक्टर को हम लोग अर्धचालक कहते हैं। ये चालक नहीं है, ये हमारा अर्धचालक की हम बात कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछेगा कि जो अर्धचालक हमारा सेमीकंडक्टर होता है, ये किस तापमान पर हमारा इंसुलेटर बन जाता है। ये किस तापमान पर हमारा क्या होगा कि यहाँ पर इंसुलेटर बन जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है किस तापमान पर इंसुलेटर बन जाएगा। तो आपको याद रखना मेरे भाई, ये जिस तापमान पर इंसुलेटर बनता है उस तापमान की अगर बात करते हैं वो हमारा 0 केल्विन का तापमान होता है। वो कौन सा तापमान, कई बार ये पूछा गया, और इसी को हम लोग परम शून्य तापमान के नाम से जानते हैं। 0 केल्विन को हम लोग परम शून्य तापमान के नाम से जानते हैं। ये सब डेटा आपको पता होना चाहिए, और इसी को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि परम शून्य तापमान पर कोई भी सेमीकंडक्टर हमारा इंसुलेटर बन जाएगा। और इंसुलेटर कहने का मतलब हम उसको इंसुलेटर कहते हैं मेरे भाई, कि जो इंसुलेटर क्या करेगा, तो उष्मा के प्रवाह को रोक देता है। सर साइंस का अखंड ज्योति बैच 6 to 8 मैथ साइंस में अलग अलग कंटेंट होगा क्या? थोड़ा सा डिफरेंट होगा। नियुक्त जो हमने अखंड ज्योति बैच दिया वो कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस आपका होगा, और कंप्लीटली ऑनलाइन क्लासेस में हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट को भी हम कराएंगे, ठीक है। चलिए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सुपर कंडक्टर का ये कहानी, और सेमीकंडक्टर से हमारा ये बन जाएगा इंसुलेटर, इसकी भी अलग कहानी है।
तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसके हिसाब से आप आंसर करेंगे। जो हमारा शीशा होता है ये कम तापमान पर हमारा क्या तो कहेंगे सुपर कंडक्टर बन जाएगा। अगर ये सुपर कंडक्टर होगा तो उसकी रेसिस्टिविटी जीरो होती है या उसका प्रतिरोधकता का मान जीरो होता है। दूसरा भी बात मैंने बताया, चूंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि सेमीकंडक्टर अर्धचालक हमारा कब यहां पर उष्मारोधी बन जाएगा या फिर हमारा सेमीकंडक्टर कब हमारा इंसुलेटर बन जाएगा, हम कहेंगे वो 0 केल्विन यानी परम शून्य तापमान पर तापमान पूछता है, ये पूछता है, ध्यान रखेंगे। इसमें भी ये पूछता है कि सुपर कंडक्टर का रेसिस्टिविटी 0 होता है, ये पूछता है। और इसमें कम तापमान पर शीशा हमारा क्या तो कहेंगे श्रेष्ठ चालक यानी कि अति चालक, उसी को हम लोग कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है और ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनने की प्रक्रिया को एनोडाइजिंग कहते हैं। मेरे भाई हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का एक प्रोसेस होता है, एक इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलिसिस जो हमारा एक प्रोसेस है, ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या तो कहेंगे यहाँ पर हमारा एक प्रोसेस होता है। और आपको एक बात ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रोलिसिस का हमारा प्रोसेस होता है इसमें ये कंसेप्ट अगर किसी ने दिया है तो याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछता है कि इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट किसने दिया है, तो आप कहेंगे सीधा सीधा मेरे भाई फैराडे ने दिया है। किसने दिया, तो इसका कंसेप्ट आपको ध्यान रखना, ये फैराडे नामक साइंटिस्ट ने दिया है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से हम लोग क्या करते थे, एल्युमिनियम के ऊपर एक मोटा ऑक्साइड चढ़ाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स, और उसी को हम लोग एनोडाइजिंग कहते हैं। तो मेरे भाई जिस प्रोसेस से यहां पर एल्युमिनियम के ऊपर में परत चढ़ता है वो हमारा कौन सा कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा। हम कहते हैं यहीं पर एल्युमिनियम किसमें, तो एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड की परत बन जाती है। एल्युमिनियम के ऊपर क्या होगा, कहेंगे एल्युमिनियम के ऊपर क्या होगा, कहेंगे एल्युमिनियम के ऊपर एक मोटी परत बन जाती है, परत बन जाती है, एक परत बन जाती है इलेक्ट्रोलिसिस में, उसी को एनोडाइजिंग कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। अब यहां पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक टर्म दे रखा है मेरे भाई, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारा क्या है, जैसे कि आप देखते होंगे रोल गोल पहनते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि रोल गोल पहन करके सोना का फीलिंग लेते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब पानी चढ़ाना, सोना का पानी चढ़ाना, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो मेरे भाई एक बात आप समझ लीजिए कि आप इसको क्या कहेंगे, पानी चढ़ाना, सोना का पानी चढ़ाना, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस होता है। सोना का सिर्फ पानी चढ़ा देता है, सोना का क्या करता है, तो यहां पर पानी चढ़ाना, तो सोना का पानी चढ़ाना, किसी भी वस्तु को चमका देना, सोना का पानी चढ़ा देना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग इसी को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे आपके सामने में मैथ और साइंस 6 to 8 कॉमन पेपर के साथ आपका है। ये 1299 रुपए का ये बैच है जिसमें अमरजीत सर पढ़ा रहे हैं और इसमें साइंस हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये कंप्लीट आपको मैथ एंड साइंस आपको मिलेगा 6 to 8 के लिए। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आप याद रखेंगे 29 जुलाई से ये भी बैच स्टार्ट हुआ है। तो इसमें आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस आपका साथ में चलता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आप मैथ साइंस से जुड़ना चाहते हैं तो ये दोनों चीज और साथ में कॉमन पेपर भी आपको मिलेगा। 1299 रुपए का फी है। यहां से भी आप इसमें जुड़ करके, अगर जिसको भी लगता है कि हमको कॉम्बो इस तरह का चाहिए तो आप यहां से जुड़ करके आप इसको कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दे रखा है कि एक सेल की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तो एक सेल की हम बात करते हैं। अब मेरे भाई सेल कहने का मतलब क्या है, जैसे सेल मतलब विस्फोट करने करता है, जैसे बैटरी हो गई, या फिर आप कहेंगे सेल कहने वाला जैसे बम विस्फोट की बात करता है उसकी तरह बात। तो यहां पर जब कभी भी क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना क्या है, मेरे भाई विस्फोट के बाद वो कई टुकड़े में क्या होगा, तो सेल अलग हो जाता है। जैसे कोई बम अगर विस्फोट करता है तो कई टुकड़े में अलग हो जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि इस स्थिति में क्या संरक्षित रहेगी, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि ऐसी स्थिति में संवेग संरक्षण होगा, इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पर संवेग, कोणीय संवेग नहीं होगा, रेखीय संवेग होगा, और संवेग संरक्षण भी कह सकते हैं उसको। तो आपको ध्यान रखना कि कहां कहां पर संवेग संरक्षण होता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि संवेग संरक्षण के लिए 2-4 एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, और ये एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछता है। तो संवेग संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर बात करते हैं, इस प्रिंसिपल पे जो हमारा काम करता है, इस पर कहां कहां पर होगा। जैसे कि अगर हम बम विस्फोट अगर कहीं पे करता है, अगर मेरे भाई बम विस्फोट का कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है तो आप कहना यहां पर भी हमारा क्या संवेग संरक्षण होगा। या फिर कोई भी टक्कर अगर होता है, कोई भी टक्कर, आमने सामने का टक्कर, या कोई गाड़ी एक दूसरे को ठोक दिया, एक दूसरे को टकरा गया,
कोई भी टक्कर, टक्कर का मतलब क्या, कॉलिजन की हम बात कर रहे हैं, कोई भी टक्कर यानी कि टक्कर मतलब कॉलिजन की बात, कोई भी टक्कर हो हम सीधा कहेंगे यहाँ पर संवेग संरक्षण होगा। ये सब लाइन आपको एकदम आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से, बम विस्फोट हो गया या कोई भी टक्कर हमारा हो गया, इसमें क्या होगा तो कहेंगे संवेग संरक्षण हो गया। इसी तरीके से मेरे भाई अगर हम यहाँ पर बात करते हैं गोली बंदूक की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर गोली और बंदूक की बात करते हैं, तो जो गोली और बंदूक की हम बात करते हैं, बंदूक से जब गोली निकलता है तो वहां भी संवेग संरक्षण होता है। तो मेरे भाई ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आपको ध्यान रखना है कि बम विस्फोट हो गया या सेल विस्फोट हो गया या कोई भी टक्कर हो गया या फिर मेरे भाई तोप गोला की बात अगर कर ले, किसकी बात कर ले, तो तोप से क्या निकलता है, कहेंगे तोप से यहां पर गोला निकलता है, तो तोप गोला के केस में भी आप कहेंगे यहां पर भी संवेग संरक्षण होगा। तो इन सभी जगह पर मेरे भाई क्या होगा कि इन सभी जगह पर संवेग संरक्षण होगा। ये सभी जो हमारे केसेस हैं इन सभी में संवेग का संरक्षण होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर वही चीज आपसे पूछा गया था कि हमारा विस्फोट की जहां कहीं भी बात दिख जाएगी, तो मेरे भाई विस्फोट की जहां कहीं भी बात दिख जाएगी तो कहना संवेग संरक्षण होगा, या किसी का आमने सामने का टक्कर या किसी का टक्कर अगर हो जाता है वैसी परिस्थिति में हम कहेंगे गोली से बंदूक निकलता तो गोली में झटका पीछे लगेगा, तोप से गोला निकलेगा तो तोप में झटका पीछे लगेगा। इन सभी केसेस में हम कहेंगे हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम करता है, जिसको हम लोग संवेग संरक्षण कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्या कहेंगे यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम बात करेंगे, ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम बात करेंगे, ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम बात करेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण में ऊर्जा किसकी ऊर्जा, अब यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन में इंग्लिश तो ठीक है लेकिन हिंदी गलत है, कह रहा है कि निम्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होगी, तो आप यहाँ पर कर लीजिएगा इसकी ऊर्जा अधिकतम, यहां पर कर लीजिए। क्वेश्चंस में इंग्लिश टर्म ठीक है लेकिन हिंदी में कुछ गड़बड़ियां है, हिंदी में आप अधिकतम कर लेना। तो मेरे भाई आप सभी लोग जानते हैं अगर एनर्जी ज्यादा होगा तो एनर्जी का एक इक्वेशन हम आपको बताते हैं कि एनर्जी जो होता है हमारा वित्तकर्मानुपाती होगा वेवलेंथ का। अगर किसी का एनर्जी ज्यादा होगा तो हम कहेंगे एनर्जी ज्यादा होने के लिए वेवलेंथ को कम होना पड़ेगा, तरंगदैर्घ्य कम होना पड़ेगा। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर हम विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो विद्युत चुंबकीय तरंग होंगे इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, अगर हम इसकी अगर बात कर ले तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई प्रकाश तरंग वगैरह विद्युत चुंबकीय तरंग ही होता है। और ये विद्युत चुंबकीय तरंग याद रखना, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये कंप्लीट रूप से आपका आवेशहीन होगा, ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात जो विद्युत चुंबकीय तरंग होगा उसमें याद रखना इसी सीक्वेंस में कि हमारा सबसे पहले तो हम गामा रे की बात करेंगे, उसके बाद हम एक्सरे की बात करेंगे, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, तो यहां पर इसी ऑर्डर में आपको भी याद रखना है यूवी रे, इसको परावैंगनी किरण कहते हैं। यूवी रे को हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहां पर जो यूवी रे हमारा होता है इस यूवी रे को हम परावैंगनी किरण कहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते तो हमारा कौन सा कहेंगे, यहाँ पर विजिबल रे की हम बात करेंगे, हमारा विजिबल रे हो गया जिसको दृश्य प्रकाश कहते हैं। और इसके बाद अगर आप देखिए तो इंफ्रारेड की हम बात करेंगे जिसको अवरक्त किरण के नाम से जानते हैं, तो ये आपका इंफ्रारेड रे हो जाता है। इसके बाद अगर देखिएगा तो आपको यहाँ पर माइक्रोवेव की आप बात करेंगे, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर आपको रेडियो वेव की बात होगी, यहां पर रेडियो वेव की आपकी बात होगी। तो ये सब जो आप देख पा रहे हैं यहां पर ये सभी के सभी हमारे क्या है कि यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग है। और जब इसमें हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वेवलेंथ का मान, जो तरंगदैर्घ्य का मान होता है वो हमारा बढ़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो गामा होता है इसका वेवलेंथ का मान हमारा मिनिमम हो जाएगा, और यहां पर जो रेडियो वेव हमारा होगा इसका वेवलेंथ का मान क्या होता है यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा। और इस ऑर्डर को तुम घोंट जाइए आप, इस पर क्वेश्चन पूछता है आपको मॉडर्न फिजिक्स का। तो अब यहां पर क्या है, तो मेरे भाई अगर एनर्जी को ज्यादा होना है, इसको ज्यादा होना है तो इसको कम होना चाहिए, इसका कम किसका होगा, तो आपके सामने जो डेटा दे रखा है उसी में से चूंकि निम्न का बात किया गया है तो मेरे भाई निम्न मतलब जो दिया हुआ है उसकी बात कर रहा है। तो आप बता दीजिए इसमें से कौन सा होगा, दृश्य प्रकाश आपको दे रखा है, यहाँ पर दृश्य प्रकाश हमारा विजिबल रे वो कहते हैं, चलो ये दे रखा है, हम दूसरे कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे भाई इसकी बात कर रहा है, उसके बाद किसकी बात कर रहा है, तो अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड की बात कर रहा है। इसके बाद किसकी बात कर रहा है, तो परावैंगनी किरण यानी इसकी बात कर रहा है। तो मेरे भाई अगर हम इस तीनों की अगर बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो इन तीनों की ही सिर्फ बात कर रहे हैं, इन तीनों में पूछा गया, चूंकि निम्न बोला तो इन्हीं तीनों की बात कर रहा है। कह रहा है कि निम्न में से आपको यह बताना कि किसका हमारा ऊर्जा ज्यादा होगा, इसका मतलब जिसका वेवलेंथ कम होगा। तो इनमें से नीचे की तरफ हम जाएंगे तो वेवलेंथ का मान बढ़ेगा, तो यहाँ मिनिमम है, इसका मिनिमम है तो इसका मैक्सिमम है, ये मिनिमम ये मैक्सिमम, तो नीचे जाने पर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, तो कहेंगे यहाँ तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है कि इसका कम होगा तो इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा वेवलेंथ, अगर इसका वेवलेंथ कम होगा, इसका वेवलेंथ अगर कम होगा तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि ये कम तो
ये हमेशा ज्यादा होगा। तो आपको ध्यान रखना दोनों उल्टा है, ये नीचे वाला अगर कम होगा तो ऊपर वाला ज्यादा है। इसका मतलब हम कहेंगे यहाँ पर किसका, तो हम कहेंगे यहाँ पर हम लोग इसके साथ जाएंगे और हम कहेंगे यहाँ पर परावैंगनी किरण, और परावैंगनी किरण को ही अल्ट्रावायलेट रे के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस पर क्वेश्चन इस तरीके से हमेशा आता है और आने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। अगर हम लोग दृश्य प्रकाश की बात करते हैं, दृश्य प्रकाश हमारा क्या होता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि दृश्य प्रकाश की अगर हम बात करते हैं, 9-10 का जो कंप्लीट बैच के बारे में सर बताइए। 9-10 के रश्मि प्रिया जी, अगर आप 9-10 के लिए करना चाहते हैं, साइंस की क्लासेस आपको मिल जाएगी, और जो साइंस की क्लासेस आपको मिलेगी तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पोर्शंस की क्लासेस हमारी चल रही है। अखंड ज्योति बैच के नाम से आपको ऑनलाइन माध्यम में मिलेगा, और बेहतरीन और बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही है। और उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करके बेहतरीन तरीके से आपको थ्योरी के साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हम उसमें कराते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रूट टिप और सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है। मेरे भाई रूट टिप की अगर बात करते हैं या सूट टिप की हम बात करते हैं, तो ये हमारा विभज्योतक उत्तक का ये पार्ट होता है। ये किसका पार्ट है, तो मेरे भाई हम कहेंगे विभज्योतक उत्तक का पार्ट होता है। सबसे पहले तो आप यहां पर समझिए कि अगर हम पादप उत्तक की बात करते हैं, तो मेरे भाई प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, जो पादप उत्तक हमारा होता है, इसमें दो तरह के उत्तक होते हैं। एक हमारा क्या होगा, तो यहां पर हम विभज्योतक उत्तक की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एक तो हमारा यहां पर विभज्योतक उत्तक हमारा होता है, और दूसरे की अगर हम बात करते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है, कहेंगे इसी विभज्योतक उत्तक। दूसरा हमारा क्या होता है, यहाँ पर अस्थायी उत्तक की हम बात कर रहे हैं। दो तरह के उत्तक होते हैं और दोनों को एकदम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम अस्थायी उत्तक की बात करते हैं, तो अस्थायी उत्तक को हम लोग यहाँ पर दो पार्ट्स में बांटते हैं। तो एक हमारा सरल अस्थायी उत्तक होता है, एक हमारा सरल अस्थायी उत्तक में आता है, एक तो हमारा सरल अस्थायी उत्तक कहलाता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, यहाँ पर जटिल अस्थायी उत्तक कहलाता है। तो इसमें जटिल भी होगा, जटिल अस्थायी उत्तक भी हमारा इसमें शामिल है। ये जटिल अस्थायी उत्तक भी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब जटिल अस्थायी उत्तक जो हमारा होगा, इसमें हमारा जाइलम होगा, और इसी में हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे जाइलम के साथ साथ हम कहेंगे यहाँ पर हमारा फ्लोएम हो जाएगा। तो जाइलम भी होगा और हमारे फ्लोएम भी हो जाएंगे। और अगर सरल अस्थायी उत्तक की बात करते हैं, इसमें हमारा क्या होगा कि यहाँ पर पैरेन्काइमा होगा, इसमें क्या होगा कि यहाँ कोलेनकाइमा होगा, और इसमें क्या होगा कि स्क्लेरेन्काइमा की हम बात करेंगे। ये तीन चीज आपको ध्यान रखना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा की हम बात करते हैं। अब अगर विभज्योतक उत्तक की बात करते हैं, देखिए नाम से पता चलता है विभज्योतक यानी कि विभाजन होगा। किसका विभाजन होगा, तो कोशिका विभाजन होता है। इसमें क्या होता है मेरे भाई, तो हम कहते हैं यहाँ पर कोशिका विभाजन होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोशिका विभाजन होगा तो नई नई पत्तियां डेवलप करती है, यानी कि नई नई पत्तियां डेवलप होगी मेरे भाई। नए नए जो पत्तियां होगी वो डेवलप होती है, नए नए पत्ती का ग्रोथ होता है, नई नई पत्तियां आती है। ऐसे किसमें नई नई पत्तियां आती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, नई नई पत्तियां आती है। और जब नई नई पत्तियां आती है तो हम कहते हैं प्लांट का ग्रोथ होता है। ऐसे केस में प्लांट का क्या होगा, तो यहाँ पर इस प्लांट का ग्रोथ होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और भी कई रीजन है, लेकिन अभी आपको इतना ही सिर्फ समझना है, क्योंकि इतना पार्ट भी अगर आप समझ लेते हैं इस सीक्वेंस में तो क्वेश्चन बनेगा। तो विभज्योतक उत्तक हमारा क्या करेगा, कोशिका विभाजन करेगा। ये अस्थायी है, इसमें कोई भी विभाजन नहीं होगा, इसमें कोई भी नया चीज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें मेरे भाई, कोई भी ग्रोथ नहीं होगा। इसमें ग्रोथ होता है क्योंकि इसमें विभाजन होता है, इसमें विभाजन नहीं होता है। तो रूट टिप और सूट टिप की अगर बात करते हैं, रूट टिप सूट टिप हमारा क्या है, तो रूट के ऊपर देखिएगा मेरे भाई, रूट के ऊपर में टिप पर हमारा कैप जैसा होगा। और सॉरी, रूट जो जड़ होता है, जड़ की बात करते हैं, जो जड़ होता है उस जड़ को बढ़ने के लिए, जड़ के ग्रोथ के लिए, जड़ का ग्रोथ हो उसके आगे में एक टिप लगा हुआ रहता है। वैसे ही सूट टिप मतलब तना का जो ग्रोथ होता है, तो तना का जो ऊपर में कैप जैसा होता है वो क्या कहलाता है, कहेंगे सूट टिप कहलाता है। तो रूट टिप मतलब जड़ में होगा, सूट टिप मतलब तना में होगा। ये दोनों क्या करेगा, कहेंगे यहाँ पर कोशिका विभाजन होता है तो सेल के ग्रोथ को क्या करता है, तो वो आगे उसके ग्रोथ में ये हेल्प करता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारा विभज्योतक उत्तक का ये पार्ट होगा। हम कहेंगे चूंकि यहाँ पर प्लांट के ग्रोथ में ये हेल्प करता है, तो ये दोनों के दोनों हमारा क्या, यहाँ पर प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। ये दोनों क्या करता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जो प्लांट का ग्रोथ होता है उसमें ये हेल्प करता है, प्लांट के ग्रोथ में ये हेल्प करता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ये प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जब प्लांट का ग्रोथ कराता है, प्लांट के ग्रोथ में अगर हेल्प करता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ऐसी परिस्थिति में जब प्लांट का ग्रोथ कराता है, तो ऐसी परिस्थिति में इसको हम लोग क्या कहते हैं, विभज्योतक उत्तक कहते हैं, चूंकि इसी में प्लांट का ग्रोथ होता है, इसी में प्लांट का ग्रोथ होता है। एक लाइन में आप जान लीजिए, रूट टिप और शूट टिप हमारा विभज्योतक उत्तक का पार्ट होगा। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम की, अगर हम बात करते हैं तो एक बात आप जान लीजिए कि ये जाइलम की अगर बात करें तो जल में घुले हुए खनिज लवण की अगर बात करते हैं उसका परिवहन अगर कोई करता तो जाइलम करता है। और फ्लोएम की बात करते हैं तो ये भी हमारा क्या करता है मेरे भाई, तो हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट में भोजन बनता है। अब एक चीज आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि जो फ्लोएम हमारा होता है
वो हमारा कैसे काम करता है। तो आपको ध्यान रखना कि फ्लोएम हमारा क्या करता है, जो कहेंगे फोटोसिंथेसिस के बाद, प्रकाश संश्लेषण के बाद जो भोजन का निर्माण होता है, उस भोजन को एक जगह से दूसरे जगह प्लांट के अंदर भेजने का कोशिश करता है, भेजता है। लेकिन आपको ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मेरे भाई कुछ ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में, और फोटोसिंथेसिस में 18 एटीपी, कितना एटीपी, फोटोसिंथेसिस में 18 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, और वही 18 एटीपी ऊर्जा का खपत करके इस फ्लोएम को वो ऑपरेट करता है, और हम कहते हैं कि वह खनिज लवण का परिवहन कर देता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना ये फ्लोएम क्या करता है, कहेंगे यहां पर फोटोसिंथेसिस के बाद, किसके बाद, तो आपको ध्यान रखना है फोटोसिंथेसिस, तो आपको समझ में आता होगा, फोटोसिंथेसिस के बाद यानी प्रकाश संश्लेषण के बाद भोजन का निर्माण होता है। तो फोटोसिंथेसिस के बाद क्या करता था, हम कहेंगे यहां पर भोजन का परिवहन करता है। किसका, तो कहेंगे यहां पर भोजन का परिवहन करेगा। ये फोटोसिंथेसिस के बाद भोजन का परिवहन करेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हुआ, भोजन का निर्माण होता है। जब भोजन बनेगा तो उस भोजन को भेजेगा भी, और जो फ्लोएम हमारा होता है, इसको ध्यान रखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन में पूछता है, ये हमारा बाई डायरेक्शनल होता है, द्विदिशात्मक होता है। ये कैसा होगा, तो हम लोग यहां पर कहेंगे ये हमारा द्विदिशात्मक होगा, ये बाई डायरेक्शनल होगा, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं जाइलम का, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जाइलम क्या करता है मेरे भाई, जल में घुले हुए खनिज लवण का परिवहन करता है। ये जो जल में घुले हुए खनिज लवण होते हैं उसका परिवहन करता है। जल में घुले हुए खनिज लवण का परिवहन करता है, जल में घुले हुए खनिज लवण का परिवहन करता है। तो जल में घुले हुए खनिज लवण का यहां पर परिवहन अगर कोई करता है, एक जगह से दूसरे जगह अगर भेजता है, हम कहेंगे मेरे भाई ये भी एक ही दिशा में होता है। लेकिन ये कैसे भेजेगा, तो कहेंगे एक दिशात्मक होता है। ये कैसा होगा, तो कहेंगे यहां पर एक दिशा में, इस दिशा में, तो कहेंगे एक दिशा में, केवल एक दिशा में, ये एक दिशा में केवल और केवल एक दिशा में ये क्या करता, भेजता है। और हम कहते हैं कि नीचे से हमारा सिर्फ ऊपर, पानी के साथ नीचे से हमारा जड़ से तना में, जड़ से तना, तना से जड़ में नहीं, जड़ से तना में, एक ही दिशा में, केवल एक दिशा में भेजता है। इन सभी चीजों को ध्यान रखेंगे, परिवहन करता है, वो जाइलम होता है। लेकिन जाइलम उत्तक भी 4 प्रकार के टिश्यू से बना हुआ है, और फ्लोएम उत्तक भी 4 प्रकार के टिश्यू से बना होता है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, उसी का ये सब पार्ट हमारा सीयू ट्यूब वगैरह। चलिए अभी इतना से काम चला लीजिए, आपको पता चल गया होगा कि रूट टिप और सूट टिप जो होता है हमारा, रूट टिप मतलब रूट के आगे वाला हिस्सा, सूट टिप मतलब तना का आगे हिस्सा, और ये दोनों क्या करता है, तो कहेंगे यहाँ पर प्लांट के ग्रोथ में उसको हेल्प करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन अब यहाँ से आपके कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब कहता है मेरे भाई कि जब किसी बिंब को, बिंब का मतलब वस्तु होता है, बिंब का मतलब क्या होगा, तो याद रख लेना, बिंब जहां कहीं भी लिखेगा क्वेश्चन में, तो वस्तु समझना। तो जब किसी वस्तु को कहां रखना है, तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र की हम बात करते हैं, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, और तथा मुख्य फोकस भी मेंशन किया, मुख्य फोकस, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में आपको कह रहा रखने के लिए। तो दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो मेरे भाई अवतल दर्पण की जब हम बात करते हैं ना, उसके जितने भी केसेस होंगे आप एक लाइन में, एक दम में आप आंसर कर दोगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और अवतल दर्पण हमारा ऐसा दर्पण होता है जिसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो अगर आप अवतल दर्पण को देखना चाहते हैं, एक्चुअली में अवतल दर्पण आपको कुछ ऐसा दिखेगा, चम्मच जैसा होता है, उसी के आकार का, चम्मच के आकार का अवतल दर्पण होगा। जितना नजदीक जाओगे उतना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब दूसरी बात आपको यह समझना है कि, दूसरी बात मेरे भाई आपको यह समझना है कि इसके बीचों बीच जो लाइन पास करेगा उसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, और जहां पर ये एक दूसरे को कट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर पोल कहते हैं। तो यहां पर ये हमारा क्या होगा कि यहां पर पोल कहेंगे, क्योंकि कर्व इधर है तो हम कहेंगे सेंटर भी हमारा इधर होगा। और याद रखना कि जिधर कर्व होगा उधर ही सेंटर, इधर सेंटर नहीं हो सकता, जिधर ये हमारा, जिधर ये मुड़ा हुआ है, जिधर ये मुड़ा हुआ है उधर ही सेंटर होगा। और सेंटर और पोल के बीच में क्या होता है कि यहां पर मुख्य फोकस होता है। ये लाइन भी आपको ध्यान रखना है। अब ऐसी परिस्थिति में आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखना है मेरे भाई कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पोजीशन क्या क्या हो सकता है, तो पोजीशन आपके सामने यहां पर एक अनंत का भी पोजीशन हो सकता है। तो इसमें 6 केस बनते हैं। कितने केस अवतल दर्पण में टोटल कितने केस बनेंगे मेरे भाई, तो इसमें आपको 6 केस बनेंगे। और 6 केस की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 6 केस में जो 5 केसेस होंगे, जो 5 केस होगा यह आपको वास्तविक प्रतिबिंब देता है। 5 केस में कैसा प्रतिबिंब मिलेगा, तो आपको वास्तविक मिलेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है कि यहाँ पर उल्टा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। केवल और केवल एक केस की अगर हम बात करते हैं, एक ही केस ऐसा है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब ये देता है। एक ही केस ऐसा है जिसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा याद रखना कि सीधा ही होता है। जब भी काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, जब भी वास्तविक तो उल्टा, ये याद रखना पड़ेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। यह दर्पण का पीछे वाला हिस्सा, यह दर्पण का आगे वाला हिस्सा। लेफ्ट साइड दर्पण का आगे, राइट साइड दर्पण के पीछे होता है।
अब यहां पर बात आती है कि हमको वस्तु को कहां कहां रखेंगे तो क्या क्या होगा, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आप वस्तु को अनंत, देखना, अगर वस्तु को तुम अनंत पर रखोगे तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। याद रखना, ये केस बिंदु दिखा दिए। अगर मेरे पास जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ये पीछे आएगा। अब देखो, अगर हम वस्तु को यहां पर अगर रख देंगे तो प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। अब मेरे पास जैसे ही तुम वस्तु को यहां रखोगे तो प्रतिबिंब भी तुम्हारा यहीं पर बन जाएगा। इसका मतलब है कि वक्रता केंद्र ही एक ऐसा जगह है जहां पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी हमारा यहीं पर, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारा इमेज भी यहीं पर बनेगा। यानी कि जहां पर वस्तु रखेंगे वहीं इमेज बन जाएगा। तो ये वक्रता केंद्र का सेंटर होता है, इसको हम लोग यहां पर वक्रता केंद्र कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। अब जैसे तुम इससे आगे बढ़ो, और ध्यान में रखना, ये हमारा समान आकार का भी प्रतिबिंब देता है। जितना दूर रहोगे उतना छोटा प्रतिबिंब, जितना नजदीक जाओगे उतना बड़ा प्रतिबिंब। और एक ऐसा जगह है जिसको हम लोग यहाँ पर वक्रता केंद्र कहते हैं। इस वक्रता केंद्र पर समान आकार का प्रतिबिंब मिलता है। इस वक्रता केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, यही हमारा ऐसा केस है जहां पर समान आकार का प्रतिबिंब आपको नजर आएगा। तो यहां पर समान आकार के जो प्रतिबिंब होंगे वो आपको यहीं पर बनेंगे, ध्यान रखें। अब हमारा यहां पर बात आता है मेरे भाई कि वस्तु को हम यहां तक तो ले आके आ गए हैं, लेकिन अगर हम वस्तु को कहां रखेंगे, यदि हम वस्तु को यहां पर रख दिए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो मेरे भाई प्रतिबिंब हमारा यहां पर बनेगा। इसका मतलब है अगर वस्तु को यहां रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। यानी कि हमारा, हम कहेंगे वक्रता केंद्र के पीछे, हम कहेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे भाई कि आप वस्तु को यहां रखिए, कि 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 वस्तु को यहां रखिए। इन सभी केसेस में कितने केस हो गए मेरे भाई, तो 5 केसेस हो गए। 1 2 3 4 5। इन पांचों केसेस की अगर बात करते हैं, ये पांचों केसेस आपको वास्तविक प्रतिबिंब देगा। हमेशा के लिए याद रखना, ये पांचों के पांचों केस कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक देगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, कहीं यहां पर उल्टा होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि हमारा, अगर आप वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस बोलेगा तो हम कहेंगे वक्रता केंद्र मुख्य फोकस ये है, वक्रता केंद्र ये यहां पर रखेंगे तो इसका मतलब वास्तविक और उल्टा होगा। तो मेरे भाई वास्तविक और उल्टा यहां पर है, वास्तविक भी है, उल्टा भी है। क्या वस्तु से बड़ा होगा, तो मेरे भाई जैसे ही आप नजदीक जाओगे, यहां है तो दूर है, दूर मेरे कहते छोटा और थोड़ा सा बड़ा, लेकिन यहां ये तो समान आकार का हो जाएगा। लेकिन इससे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वस्तु से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आपको मिलेगा। पहला ही ऑप्शन आपका मैच करेगा, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और हम लोग ऐसे करके आंसर करते हैं। लेकिन एक केस मैंने आपको बोला कि हमारा जो छठा केस होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब देता है, वह कौन सा केस है मेरे भाई, तो यहां पर अगर वस्तु को रखिएगा इस जगह पे, और इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा पोल, ये हमारा मुख्य फोकस, इसके बीच में ये वाला केस हमारा कैसा कहेंगे, यहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब देगा। यही वो केस है जो कैसा प्रतिबिंब कहेंगे, यहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब देगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे काल्पनिक प्रतिबिंब होंगे वो हमारे सीधा होता है। जो काल्पनिक होगा सीधा और वस्तु से काफी बड़ा होगा, क्योंकि ये बहुत नजदीक पहुंचे, इससे नजदीक और कुछ हो ही नहीं सकता है। ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब भी देगा। ये कैसा देगा मेरे भाई, तो यहां पर बहुत बड़ा भी प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। बहुत बड़ा प्रतिबिंब, बहुत बड़ा इमेज का निर्माण हो जाएगा, ध्यान रखें। तो क्वेश्चंस को समझ के करिएगा तो काम आपके बन जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, धातु और धातु के ऑक्साइड्स, फिर से केमिस्ट्री का क्वेश्चन। और धातु के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और धातु के ऑक्साइड्स अम्लीय होगा तो अम्लीय तो ऑप्शन में है नहीं, और धातु के ऑक्साइड्स अम्लीय होगा तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हम लोग अधातु के ऑक्साइड्स की अगर बात करते हैं, यदि हम लोग अधातु के ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो जो अधातु के ऑक्साइड्स होते हैं वो किस प्रकृति का होगा, तो याद रखना ये अम्लीय प्रकृति का होता है। ये किस अम्लीय प्रकृति का होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर मेरे भाई यहां पर धातु अगर बोलता है तो आपको ध्यान रखना है कि धातु के जो ऑक्साइड्स होंगे वो किस प्रकृति का होगा, तो धातु के जो ऑक्साइड्स होंगे ये आपको क्षारीय प्रकृति का होगा। ये कैसा, तो कहेंगे यहां पर हमारा क्षारीय प्रकृति का होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। और जो हमारे उभयधर्मी होते हैं उसको भी आप याद रख लीजिए, उसको क्यों छोड़ दीजिएगा। तो आपको याद रखना मेरे भाई उभयधर्मी, जिसको हम लोग एम्फोटेरिक के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग किसके नाम से, तो कहेंगे एम्फोटेरिक कहते हैं। और जो उभयधर्मी हमारा होता है ये क्या करता है, तो मेरे भाई ये क्षारीय और अम्लीय दोनों होता है। ये क्षारीय तथा अम्लीय दोनों होता है। ये क्षारीय तथा अम्लीय दोनों होता है। क्षारीय तथा अम्लीय ये क्या होगा कि यहाँ पर दोनों होता है। एक लाइन में आप जान लीजिए। और आपके एग्जाम में मेरे भाई ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो यहाँ पर उभयधर्मी होता है वो किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना मेरे भाई यहाँ पर लेड के ऑक्साइड्स होंगे, यहाँ पर हमारा क्या, तो कहेंगे एल्यूमिना के ऑक्साइड्स होंगे Al2O3, और यहाँ पर हमारा हम कहेंगे जिंक के ऑक्साइड्स। ये फेमस एग्जाम्पल है। ये सब एग्जाम्पल एग्जाम में ज्यादातर पूछता है।
तो आपको यहाँ पर अधातु बोला है, कैसे याद रखेंगे? अ में अधातु, अधातु में अ है तो हम कहेंगे अम्लीय में भी अ है। अधातु के ऑक्साइड्स अम्लीय होगा तो अम्लीय ऑप्शन में है नहीं, अम्लीय क्षारीय दोनों दे रखा है तो हम कहेंगे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ई आपका, इनमें से कोई नहीं आपका होगा, लेकिन आंसर करेंगे मेरे भाई अम्लीय होगा। और धातु के ऑक्साइड्स अम्लीय होते हैं, एकदम याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, आपको ये बताना है मेरे भाई कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जब हम बात करते हैं किसको कहते हैं? तो मेरे भाई एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, एक हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अगर हम यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या, तो यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की हम बात करेंगे, ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, हमेशा, हमेशा का मतलब हमेशा होता है, ये हम ऑलवेज लिख भी देते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बनता है इसका मतलब इसको संतृप्त बोलते हैं, इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये अल्केन ग्रुप का होगा। ये किसका होगा? तो मेरे भाई अल्केन फैमिली का होगा, ये हमारा अल्केन ग्रुप का यानी कि अल्केन फैमिली का होगा, ये अल्केन फैमिली का, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहां पर बात आती है कि अगर हम लोग संतृप्त की अगर बात करते हैं इसमें से कौन सा हमारा एग्जांपल सही है? तो मेरे भाई तो ये संतृप्त का हो गया। तो असंतृप्त में आपसे पूछा गया तो असंतृप्त के पास हम लोग चलेंगे। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर असंतृप्त की अगर हम बात करते हैं, ये असंतृप्त हमारा हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करेंगे, तो जो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर बात करते हैं, असंतृप्त यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात, ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में आपको क्या तो कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड, जहां कहीं भी देखेगा तो वो असंतृप्त हो जाता है। यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखा मतलब असंतृप्त हो गया। और ये हमारा किस में आएगा? इसको हम कहते हैं अल्कीन में आता है। ये किस में आएगा? तो कहेंगे ये अल्कीन, अल्कीन मतलब ईएनई होगा तो डबल बॉन्ड। और ये हमारा किस में? तो कहेंगे यहाँ पर अल्काइन में आता है। एक एक चीज आपको ध्यान रखना, वायनी का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। आप यहां देख लीजिए, असंतृप्त अगर बोला है तो ये हेक्सेन है, और हेक्सेन की अगर बात करते हैं मेरे भाई तो हम लोग कहेंगे ये अल्केन ग्रुप का है। अल्केन की हम बात करेंगे, क्योंकि अल्केन हम इसलिए बोल रहे हैं ANEN, यहाँ हेक्सेन बोल रहा है, NN बोल रहा है यानी ANE है। यहाँ ब्यूटेन है, इसका मतलब ये भी हमारा अल्केन ग्रुप का है। ये भी हमारा किसका? तो हम कहेंगे यहाँ पर ये भी हमारा ब्यूटेन का है, इसमें भी ANEN होगा, इसमें भी क्या होगा? तो ANE होगा। ये भी हमारा ब्यूटेन अल्केन का है। तो मेरे भाई ये सब कार्बन का सिंगल बॉन्ड वाले हैं, कि अल्केन जो होते हैं वो हमारा सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, तो ये संतृप्त होगा, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बेंजीन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा अनसैचुरेटेड होता है, ये असंतृप्त होता है। ये हमारा कैसे होंगे? तो यहाँ पर असंतृप्त की हम बात करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो बेंजीन होता है इसका स्ट्रक्चर मेरे भाई C6H6 हमारा होगा। और अगर बेंजीन की अगर हम बात करेंगे तो हमारा बेंजीन का कुछ स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा होता है। ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये हमारा बेंजीन है। इसी को हम लोग बेंजीन कहते हैं। और इसी को अगर आप दिखाएंगे तो सिंपल वे में आप ऐसे भी इस बेंजीन को दिखा सकते हैं, ये भी हमारा बेंजीन होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? तो कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर हमारा है ये हमारा यहाँ पर बेंजीन का है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे भाई आपसे असंतृप्त पूछा गया तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड दिख गया। जिसमें भी डबल बॉन्ड दिख जाएगा तो वो असंतृप्त होगा, ध्यान है, जिसमें भी ट्रिपल बॉन्ड वो भी असंतृप्त होगा। लेकिन ये अल्कीन का होगा, ये अल्काइन का होगा, ये अल्केन का होगा, इसमें ANEN लगा हुआ है। पढ़ने से पता चल जाता। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई कि मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? आप सभी लोग बता दीजिए कि मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो एकदम बतियाए हुए। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर करके बता दीजिए मेरे भाई। जो क्वेश्चन हमारे सामने, हमको रहता है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन करके क्वेश्चन आपको बता दें, और आप सब बतियाते रहते हैं। एक बार बताइए मेरे भाई कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? फेलोपियन ट्यूब कह रहा है, ये कौन सी ओवरी है? वो फेलोपियन ट्यूब नहीं है, यहाँ फूल की बात कर रहा है मेरे भाई। यहाँ पर मादा पुष्प है ना, ये फूल है, ये फीमेल नहीं है। ये फीमेल सोच कर कह रहा है, ये इंसान नहीं है, ये फूल की बात कर रहा है। तो फूल में फेलोपियन ट्यूब की बात हम लोग नहीं करेंगे। तो फूल में अगर हम कहेंगे जो हमारा पुष्प होता है, उस पुष्प का जो मादा पुष्प की बात कही गई है, फीमेल पुष्प की बात कही, जो मादा हमारा पुष्प है उसमें निषेचन कहाँ पर होता है? याद रखना ओवरी में। कहाँ पे होगा? तो कहेंगे फर्टिलाइजेशन ओवरी में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे? तो ओवरी में होता है। आगे चलते हैं। और ओवरी ही क्या करता है? कहेंगे फल का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखते हैं कि अधिकांशता बोला गया है, यानी कि जनरली आपको ये बोला गया कि अधिकांशता बोल दिया गया। अधिकांशता यानी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, कह रहा है कि जब किसी ठोस को क्या करते हैं, जब किसी ठोस पदार्थ को आप क्या करते हैं? गर्म करते हैं,
तो उसके सभी दिशाओं में प्रसार होता है। तो मेरे भाई यहां पर आपको बोला गया है कि अगर मान लेते हैं कि ठोस पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठोस पदार्थ जनरली बोला गया ठोस पदार्थ। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें ऐसा नहीं होगा, मेरे भाई पानी है, पानी में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये आपका एक्सेप्शन है पानी। लेकिन अगर किसी ठोस पदार्थ की अगर बात करता है, तो अगर हम ठोस पदार्थ की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है इसके सभी दिशा में क्या कर रहा है मेरे भाई, यहाँ पर सभी दिशा में क्या होता है, ये फैलेगा। सभी दिशा में क्या होगा, कहेंगे सभी दिशा में प्रसार होगा। अगर सभी दिशा में प्रसार अगर हो गया, अगर सभी दिशा में प्रसार हो गया, इसका मतलब है कि जो ठोस पदार्थ हमारा, अगर वो सभी दिशा, अगर ठोस पदार्थ हमारा सभी दिशा में अगर उसका प्रसार हो गया, तो आपको एक चीज नहीं भूलना है मेरे भाई कि सभी दिशा में अगर प्रसार हो गया, इसका मतलब है सभी दिशा का मतलब क्या होता है, सभी दिशा का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सभी दिशा मतलब क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और सभी दिशा का मतलब होता है जेड एक्सिस। इसको तुम क्यों भूल रहे हो, ये तीनों चीज आपको ध्यान रखना। सभी दिशा का मतलब ये होता है, इसका मतलब एक्स में भी बढ़ेगा, वाई में भी बढ़ेगा, जेड में भी बढ़ेगा। अगर सभी दिशा में एक साथ बढ़ता है, हम कहेंगे तीनों दिशा में अगर वो बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरे भाई हम कहेंगे यहाँ पर वॉल्यूम में परिवर्तन हो जाएगा। हम किसमें परिवर्तन की बात करेंगे, तो कहेंगे यहाँ पर वॉल्यूम में वृद्धि हो जाएगी। किसमें, तो कहेंगे यहाँ पर वॉल्यूम में वृद्धि हो जाएगी। कि प्रसार होगा तो मतलब प्रसार का मतलब फैलना होता है, तो मेरे भाई वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो वॉल्यूम में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे किसमें, तो यहाँ पर वॉल्यूम में वृद्धि हो जाएगी। अब वॉल्यूम में वृद्धि क्यों हो जाएगी, तो मेरे भाई अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम मतलब आयतन। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर हम आयतन की बात करेंगे, और जो आयतन हमारा होता है वो क्या होगा, कहेंगे किसी का भी आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हम लोग कहते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर आप कहेंगे एक्स एक्सिस, और यहाँ पर आप कहेंगे एक्स एक्सिस गुना में आप कहेंगे वाई एक्सिस, गुना में आप कहेंगे यहाँ पर जेड एक्सिस। तो मेरे भाई आप देख लीजिए एक्स वाई जेड तीनों हो गया, और ऐसी परिस्थिति हम कहेंगे उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो जाएगा, और हम कहेंगे उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी, कमी नहीं होगी। क्योंकि मेरे भाई प्रसार की बात करता है, मेरे भाई प्रसार में तो वृद्धि होता है। प्रसार में क्या होता है, यहाँ पर वृद्धि होता है, प्रसार में फैलता है। प्रसार का मतलब होता है फैलना, प्रसार का मतलब होता है फैलना, इस बात को ध्यान रखना। इस प्रसार का मतलब होता है फैलना। आप किसी भी चीज को गर्म करोगे तो वह फैलता है, और जब फैल गया तो इसका मतलब उसमें वृद्धि हो गई। तो ध्यान रखना, ये सब रिलेटेड टर्म होता है। तो अगर आपसे यहां पर बोल दिया गया कि अधिकांशतः ठोस पदार्थ में ऐसा होता है, गर्म करने पर वो क्या होगा, तो फैलेगा। और चूंकि गर्म करने की बात हो रही तो मेरे भाई वो फैलेगा। जब फैलेगा तो तीन सभी दिशा में, अगर मान लेते हैं सभी दिशा में फैलेगा, तो एक्स एक्सिस में फैलेगा, वाई में भी फैलेगा, जेड में फैलेगा, इसके लिए उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा मेरे भाई। अगर दो दिशा में फैलता तो उसका एरिया बढ़ता, अगर एक दिशा में फैलता तो मेरे भाई उसकी लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई, कुछ भी एक ही पैरामीटर उसका बढ़ता। ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, तीनों दिशा बोला इसलिए हम लोग आयतन के साथ जाएंगे, और आयतन में तीनों दिशा मौजूद होता है, इसलिए तो आयतन का यूनिट मीटर क्यूब लिखते हैं। मीटर गुना मीटर गुना मीटर, यानी मीटर क्यूब बोलते हैं। तीनों दिशा शामिल होता है, लेंथ विड्थ हाइट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है, तो बताइए परावर्तन की घटना जो घटित होगी वो हमारा क्या। देखिए चमकीली सतह का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके सामने में यहाँ पर चमकीली अगर सतह लिखा है, इस चमकीली सतह का मतलब क्या होता है वो आपको जानना पड़ेगा मेरे भाई। चमकीली सतह को हम लोग रेगुलर सरफेस के नाम से रखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रेगुलर सरफेस के नाम से आते हैं। ये चमकीली सतह हमारा है। अगर मान लेते हैं कि चमकीली सतह जो रेगुलर सरफेस होता है उस पर नियमित परावर्तन होता है, कैसे होगा हम ये भी बता देंगे आपको। तो रेगुलर सरफेस पर हमारा क्या होगा, जो चमकीली सतह होगा इस पर मेरे भाई नियमित परावर्तन होता है। इस पर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर नियमित परावर्तन होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखना है, अनियमित नहीं होगा, यहाँ पर नियमित परावर्तन होता है। इस पर प्रकाश का कैसा परावर्तन, तो कहेंगे प्रकाश का यहाँ पर नियमित परावर्तन होता है। आपको ध्यान रखना मेरे भाई किसका, तो हम कहेंगे यहाँ पर प्रकाश की हम बात कर रहे हैं। इस प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है चमकीली सतह की जब हम बात करते हैं तब। अब यहां पर बात आती है कि प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है कैसे होगा। तो मेरे भाई एक मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, तो एक सतह है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सतह है, और ये कंप्लीटली हमारा क्या, तो कहेंगे यहाँ पर ये सीधा का सीधा सतह है। ये पूरा का पूरा प्लेन सरफेस है, ये रेगुलर सरफेस है, यानी कि कहीं भी उभर खावर नहीं है। इरेगुलर सरफेस हमारा ऐसा होता है, ये इरेगुलर है, ये हमारा अनियमित प्रसार देगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर नियमित सतह कहने वाला पूरा का पूरा ये प्लेन है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, अगर कोई प्रकाश हमारा इस पर आपतित ऐसे करके होती है, चलो दूसरा कलर हम ले लेते हैं। अगर कोई प्रकाश हमारा आपतित अगर ऐसे होती है, इस पर कोई भी प्रकाश अगर ऐसे आपतित होती, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जितने एंगल पर आपतित हुई उतने पर परावर्तित भी हो जाएगी। और भी प्रकाश हमारा जैसे आपतित होगी उतने ही एंगल पर, उतने ही गैप में ये परावर्तित हो जाएगी।
अगर ऐसे आपतित हुई तो हम कहेंगे ऐसे परावर्तित हो, ऐसे अगर आपतित हुई तो हम कहेंगे ऐसे परावर्तित हो जाएगी। इसका मतलब है कि मेरे भाई ये गैप सब में मेंटेन रहेगा, जाने वाला किरण का और आने वाला किरण का। इसको नियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं। इसको किस परावर्तन के नाम से जानते हैं? तो ये हमारा नियमित परावर्तन। और ये जो सरफेस हमारा जो ब्लू कलर का सरफेस है, इसको हम लोग रेगुलर सरफेस कहते हैं। इसी को हम लोग कैसा सरफेस कहते हैं? तो इसी को हम लोग यहाँ पर रेगुलर सरफेस के नाम से जानते हैं। ये हमारा रेगुलर सरफेस कहलाता है। और रेगुलर सरफेस में हमारा क्या होता है कि नियमित परावर्तन ही होगा। एक लाइन में आप ये बात जान लीजिए। तो मेरे भाई कैसा परावर्तन होगा? चूंकि आपसे घटना घटित होगी, किसका? तो परावर्तन की घटना पूछी गई है। तो मेरे भाई जब परावर्तन का घटना पूछा गया तो हम कहेंगे प्रकाश का नियमित परावर्तन होगा। यानी आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना, अनियमित परावर्तन किस पे होगा? याद रखना, अनियमित परावर्तन मेरे भाई इररेगुलर सरफेस पर होता है। ये हमारा किस पर? तो इरेगुलर सरफेस की जब हम बात करते हैं, जो इरेगुलर सरफेस होता है उसमें अनियमित परावर्तन। और इरेगुलर सरफेस कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, उभर खाबर, उभर खाबर होगा। यानी प्रकाश ऐसे पड़ेगा, इधर भाग जाएगा, प्रकाश ऐसे पड़ेगा, पता चला कि प्रकाश इधर भाग गया। तो देखिए अनियमित हो गया, कोई इधर कोई इधर, मेरे भाई कोई सीक्वेंस नहीं है। लेकिन यहाँ सीक्वेंस है, यहाँ सीक्वेंस है, यहाँ सीक्वेंस है, यहाँ सीक्वेंस है। जिस सीक्वेंस में गया उसी सीक्वेंस में आ रहा है, इसको नियमित कहते हैं। तो नियमित परावर्तन कहां पे होगा? तो नियमित परावर्तन आपको ध्यान रखना मेरे भाई यही। सर एक विनम्र निवेदन है कि साइंस तथा मैथ दोनों का यूट्यूब पे टाइम साथ साथ है, आगे पीछे किया जाए प्लीज। श्रीकांत जी, अभी आपकी साइंस की क्लासेस चल रही है तो टेस्ट चल रहा है ना, ये टेस्ट आपको बीपीएससी टीचर का, और सर पढ़ा रहे होंगे रेलवे एसएससी के लिए। ये तो आपको कंप्लीट यहाँ पर जो अभी चल रहा है तो आपको कंप्लीट साइंस के लिए चल रहा है। जो आपका बीपीएससी टीचर का जो टेस्ट होता है उसका डिस्कशन आपका चल रहा है। बाद में भी आप देख सकते हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है कि एक पिंड की बात कर रहा है। पिंड का मतलब मेरे भाई वस्तु भी हो सकता है। कह रहा है कि पिंड हमारा इस किस वेग से बोला गया? तो यहाँ पर u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। कैसे फेंकते हैं? तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं। इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई आपसे पूछी गई कितनी होगी? तो मेरे भाई इसके पीछे भी कंसेप्ट है। मान लेते हैं कि सबसे पहले हम जमीन बना लेते हैं और जमीन से ही किसी भी चीज को हम फेंकेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई वस्तु है और इस वस्तु को हम क्या करते हैं? तो यहाँ से इसको हम फेंकने की कोशिश करते हैं ऊपर की तरफ। जब इस वस्तु को हम फेंकते हैं तो ये हमारा u वेलोसिटी से हम क्या करते हैं? इसको यहाँ से फेंकने का कोशिश करते हैं u वेलोसिटी से। अगर इसको हम लोग u वेलोसिटी से यहाँ से फेंकने का कोशिश करते हैं, कितनी वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से अगर फेंकते हैं तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जब हम लोग इसको फेंकेंगे तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर जाएगा लेकिन इसकी गति कम होती चली जाएगी। जैसे से ये ऊपर की ओर जाएगा तो इसकी गति कम होगी, और इसकी गति कम होते होते कोई एक ऐसा जगह आएगा जहां पर इसकी गति क्या होगी? तो जीरो हो जाएगी, और ये ऊपर तब नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब है ऊपर ले जाने वाला वेग कहीं ना कहीं इसका जीरो हो जाएगा। आप जाहिर सी बात है पेन को फेंकिए, जब आप इसको फेंकिएगा तो पता चला मेरे भाई कि कुछ ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद वो फिर नीचे आने लगा। तो मेरे भाई कुछ दूरी तक ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आ रहा है, इसका मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब ऊपर ले जाने वाला जो वेग था वो शून्य हो चुका। लेकिन मेरे भाई ऊपर ले जाने वाला जो वेग शून्य होगा वो कब शून्य होगा? ये भी एक यहाँ पर बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये वेग हमारा शून्य तभी होगा। ये वेग कब शून्य होगा? तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि इस वेग की अगर हम बात करते हैं ये शून्य तभी होगा जब ये हाइट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ये जब हम हाइट की बात करते हैं, ये हाइट हमारा क्या हो जाएगा? हम कहेंगे जब ये हाइट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि अगर हमारा हाइट क्या होगा? तो यहाँ पर मैक्स हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज अपने मैक्सिमम ऊंचाई पर होता है, कोई भी चीज अगर अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो ऊपर ले जाने वाला वेग जीरो हो जाता है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। तो आपसे यही मैक्सिमम हाइट पूछा गया है। तो मेरे भाई हमारा क्या? तो कहीं मोशन ऊपर की ओर सीधा मोशन है, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा? हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g इंटू h यूज कर सकते हैं। अब आप समझिए मेरे भाई कि अगर हम मान लेते कि इसको u छोड़ दिए, स्क्वायर छोड़ दिए, माइनस 2g, अब हम इस h को क्या बना रहे हैं? ये जो हमारा h है उसको मैक्सिमम बनाना। अगर मेरे भाई h को मैक्सिमम बनाना होगा, अगर ये h मैक्स होगा तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम ऊंचाई पर अंतिम वेग तो जीरो हो जाएगा। तो इस अंतिम वेग को जीरो करना पड़ेगा। ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये वाला प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग है। अगर ये अपने महत्तम ऊंचाई पर होगा तो ये तो जीरो होगा। अगर h हमारा h मैक्स होगा तो हम कहेंगे वो अंतिम वेग जीरो हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति मेरे भाई हम कहेंगे हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए, यानी कि ये एच मैक्स चाहिए। इसको चलिए आप अलग करोगे तो ये आपको यू स्क्वायर अपन में 2g आपको निकल करके आ जाएगा। तो फाइनली ये वाला फॉर्मूला हमारा आ गया यू स्क्वायर अपन में 2g, और आप आंसर करोगे ऑप्शन नंबर बी, आपके राइट हो जाएंगे। आंसर्स मेरे भाई बी आपके यहाँ पे राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखते हैं क्या कहता है। आपके सामने में ये 6 to 8 जो बैच हमारा चल रहा है, हम आप सभी लोगों को कह दिए हैं कि अगर आपको लगता है कि हमसे साइंस पढ़ना है और कंप्लीट ऑनलाइन मोड में साइंस पढ़ना है, कंप्लीट अच्छे तरीके से अगर साइंस पढ़ना है, मेरे भाई आप सभी लोग
कौन से बैच की हम बात कर रहे हैं? अखंड ज्योति बैच की हम बात कर रहे हैं। और ये अखंड ज्योति बैच में आपका पहला ही टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है। आप सभी लोग इस अखंड ज्योति बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी को उस लेवल पे लेके जा सकते हैं जिस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि एग्जाम होंगे तो उसमें आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए। अब के एग्जाम में, अब जो आगे आने वाला एग्जाम होगा उसमें अच्छे मार्क्स ही अगर रहेंगे तभी आप सेफ रहिएगा। क्योंकि अगर मिनिमम मार्क्स अगर हुआ, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार मेरी तरफ से, हम पहले तो नहीं देते थे ऑनलाइन में, लेकिन इस बार मेरी तरफ से मेरे भाई एक कंप्लीट हम ऑनलाइन बैचेज हम आपको प्रोवाइड किए हैं, जो कि अखंड ज्योति बैच के नाम से आपका है। इसमें 6 to 8 की भी क्लासेस चलेगी, साथ ही साथ मेरे भाई 9-10 के लिए अखंड ज्योति बैच ही नाम है, और हमारा 6 to 8 9-10 जिसका दोनों होगा उसके लिए भी हमारा यही बैचेज है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में अगर अपना परचम लहराना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस बार हमको कुछ करना है, तो आप अखंड ज्योति बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं। क्योंकि इसमें हम थ्योरी के साथ साथ हम क्या करेंगे, तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कराते जाएंगे। इस बार इसमें मेरा यही काम है, ठीक है। चलिए, हाँ, ये बहुत आपको फायदा करेगा, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छा बैच माना जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई अगर हम लोग देखते हैं तो इस बैच अगर इस अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, इसमें अगर हम लोग देखते हैं, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख पाएगा। मेरे भाई 10 मीटर से अधिक दूरी को वो नहीं देख पाएगा, इसका मतलब 10 मीटर से अधिक दूरी मतलब दूर की दूरी को नहीं देख पाएगा। तो मेरे भाई दूर की वस्तु अधिक 10 मीटर से अधिक दूरी को नहीं देख पाएगा मतलब दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। अब जिसको दूर की वस्तु नहीं दिखती उसको मायोपिया होता है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। अगर किसी को निकट दृष्टि मतलब नजदीक दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा, इसका मतलब मायोपिया हो जाएगा। कुछ नहीं सोचना, आंसर। आगे चलते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह हमारा कीड़े मकोड़े जो होते हैं। मेरे भाई जंतु जगत का जब सबसे बड़ा समूह कह ही दिया तो ऑर्थोपोडा आप मार दीजिए। ऑर्थोपोडा हमारा क्या तो कहेंगे, जीव जंतु का सबसे बड़ा समूह माना जाता है। आपको ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हम किसकी बात करते हैं तो हम यहाँ पर ऑर्थोपोडा की हम बात करते हैं। ये ऑर्थोपोडा जो हमारा संघ है, आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इस फाइलम की अगर बात करते हैं, ये जीव जंतु का सबसे बड़ा संघ है। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जीव जंतु का सबसे बड़ा संघ की हम बात करते हैं। ये हमारा जीव जंतु का सबसे बड़ा जो हमारा संघ होगा, हमारा जीव जंतु का सबसे बड़ा संघ, आपको ध्यान रखना है यही होता है। और जीव जंतु का सबसे बड़ा संघ कहने का मतलब मेरे भाई, जीव जंतु का 2/3 हिस्सा यही होगा। जीव जंतु का 2/3 हिस्सा हमारा ऑर्थोपोडा ही होता है। आप समझ लीजिए कि 100% में 67% तो हमारा ऑर्थोपोडा ही है। और इसी ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसी ऑर्थोपोडा के अंतर्गत हमारा क्या था कि कीड़ा मकोड़ा सारा आता है, इसमें कीट वगैरह सब शामिल होगा। तो आपको ध्यान रखना इसमें सभी कीट शामिल होंगे। अगर हम कीड़े मकोड़े की बात करते हैं, कीड़ा हो गया मेरे भाई, हम कहेंगे यहाँ पर मक्खी की बात कर लेते हैं, हम मधुमक्खी की बात कर लेते हैं, सब एग्जाम में आता है। ये मधुमक्खी की बात कर लेते हैं, या फिर अगर हम बिच्छू की बात कर लेते हैं मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर बिच्छू की बात कर लेते हैं तो ये सब हमारा इसी में शामिल होता है। ये सब हमारा क्या, तो मच्छर आप देख लीजिए, मच्छर भी हमारा इसी श्रेणी में आता है। तो मेरे भाई ये सभी के सभी ऑर्थोपोडा में आते हैं। ऑर्थोपोडा हमारा 2/3 हिस्सा, कितना हिस्सा, तो 2/3 हिस्सा की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो 67% हो गया। 67% तो यही हमारा लेके बैठ गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑर्थोपोडा हमारा सबसे बड़ा संघ होता है, और ये जीव जंतु का सबसे बड़ा संघ हमारा ऑर्थोपोडा। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद मेरे भाई दूसरा जो सबसे बड़ा संघ होता है उसको मोलस्का कहते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा संघ है वो हमारा मोलस्का होता है। ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा संघ है, जीव जंतु का दूसरा और सबसे बड़ा संघ। जीव जंतु की अगर हम बात करेंगे तो जीव जंतु का दूसरा सबसे बड़ा संघ हमारा कौन होगा, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा संघ की अगर हम बात, जीव जंतु का दूसरा सबसे बड़ा संघ हमारा कौन सा होगा, जीव जंतु का दूसरा सबसे बड़ा संघ की अगर हम बात करेंगे, ये हमारा कौन होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर मोलस्का होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है, वो हमारा सबसे बड़ा, लेकिन ये दूसरा सबसे बड़ा संघ में आता है। मेरे भाई सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा संघ, आप समझ लीजिए यही कहानी खत्म। और इसी मोलस्का की अगर हम बात करते हैं, सीपी शंख वगैरह हमारा इसी में आता है। मेरे भाई इसी मोलस्का में क्या आएगा, तो इसी में हमारा सीपी की बात करते हैं, जो हमारा सितवा होता है पानी में होता है। सीपी हो गया, शंख वगैरह पानी में देखते होंगे, सीपी हो गया, शंख हो गया, ऑक्टोपस भी पानी में आप देखते होंगे। ये ऑक्टोपस वगैरह हमारा एग्जाम्पल, इसके फेमस एग्जाम्पल है। तो आपसे पूछा गया सबसे बड़ा संघ हमारा कौन, तो कहेंगे ऑर्थोपोडा होगा। और मेरे भाई ध्यान रखना इसमें ज्वाइंटेड लेग होते हैं। ऑर्थोपोडा को जो जीव होते हैं ये हमारे ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। इसमें कैसे लेग होते हैं, तो याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछता है, हमारे ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। ये कैसा, तो कहेंगे ज्वाइंट होता है, इसके ज्वाइंटेड लेग होते हैं। जैसे कि हमारे टांग में क्या होता है, कहेंगे टांग में देखिएगा जोड़ होता है, वैसे इसमें ज्वाइंटेड लेग होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे।
तो मेरे भाई इस चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर एनिलिडा की अगर हम बात करते हैं तो एनिलिडा में भी आपको ध्यान रखना है, जो एनिलिडा हमारा है इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एनिलिडा की बात करते हैं, जोंक हो गया, केचवा हो गया, नेरिस हो गया, इसमें आता है। इसमें क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो हम जोंक की बात कर लेते हैं। हम किसकी बात करते हैं, तो हम यहाँ पर केचवा की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, तो हम यहाँ पर नेरिस की बात करते हैं। जोंक हो गया, केचवा हो गया, नेरिस हो गया, ये सब हमारा इसमें आता है, इसको एनिलिडा कहते हैं। और स्केलमेंथिस की बात करें, इसमें हमारा स्केरिस वगैरह आता है, गोल कृमि आता है, इस बात को आप ध्यान रखिए, जिसको राउंड बॉम वगैरह कहते हैं, ये सब हमारा इसमें आता है। ठीक है। और एक और संघ होता है, वो भी बहुत फेमस है मेरे भाई, जिसको इकाइनोडर्मिटा कहते हैं, याद रखना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग इकाइनोडर्मिटा कहते हैं। तो इकाइनोडर्मिटा अगर संघ के जो जीव होते हैं, ये लाइन जरूर याद रखिएगा, इकाइनोडर्मिटा संघ के जो जीव होते हैं वो समुद्री होते हैं, वो समुद्र में ही होते हैं। ये कैसे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना एक लाइन में, ये हमारे समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मिटा संघ के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, तो कहेंगे ये हमारा समुद्री होते हैं। एक लाइन में आप जान लीजिए, क्वेश्चन ये भी आपका पूछता है। ठीक है। इसमें सी अर्चिन हो गया, सी कंबर हो गया, ये सब हमारा उसमें आता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। जब पदार्थ की बात कही जाती है और क्वेश्चन में बोला कि जब पदार्थ जलते समय ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो बताइए प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। मेरे भाई यहाँ पर पदार्थ को जलाना है, पदार्थ को क्या करना, जलाना है, और किसके साथ, तो ऑक्सीजन के साथ। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए क्या चाहिए, तो मेरे भाई ये बात आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी पदार्थ की अगर हम बात करते हैं, किसी भी पदार्थ को क्या करने के लिए, तो किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए, किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए क्या चाहिए, तो कहेंगे जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है मेरे भाई, हवा चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए। किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए सबसे पहला चीज यही है, वो पदार्थ हमारा तभी जलेगा जब उसके पास ऑक्सीजन होगा। जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना जल्दी जलेगा, ऑक्सीजन कम होगा तो जल्दी नहीं जलेगा, आपको ध्यान रखना है। अब मेरे भाई आपको यह बताना है कि किसी पदार्थ को जलाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम ऑक्सीजन होना ही चाहिए, कंपलसरी है। अब दूसरी बात यहां पर है कि अगर मान लेते हैं कि आपके एग्जांपल यहां पर समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं ये पदार्थ हमारा क्या है, हमारा फ्यूल की हम बात करते हैं। फ्यूल मतलब पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसको क्या करना, तो हमको जलाना, तो हमको क्या चाहिए, एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब जब फ्यूल और एयर जलेगा मेरे भाई, तो इसी को हम कंबसन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कंबसन कहते हैं। और कंबसन का मतलब जलना, मतलब दहन होना। जलना मतलब यहां पर दहन होने की बात करें, चूंकि फ्यूल जलता है। तो मेरे भाई फ्यूल का अगर कंबसन होगा, तो फ्यूल को जलने के लिए, तेल को, चाहे पेट्रोल हो, डीजल को जलने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए मेरे भाई। तो इसको कंबसन कहते हैं, ये कंबसन जिसको हम लोग दहन का प्रोसेस कहते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो मेरे भाई फ्यूल की बात हो रही है, पदार्थ की बात हो रही है, तो हम कहेंगे यहाँ पर हम लोग इसी के साथ आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर दहन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये दहन के लिए आपका होगा। लेकिन इस दहन में भी दो तरह की बातें होती है, तो रिलेट करके आपको आंसर करना। अगर दहन की बात करेंगे तो एक तरफ हमारा कंप्लीट कंबशन होगा, एक तरफ हमारा क्या कहेंगे यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होगा। अगर हम कंप्लीट कंबशन की अगर हम बात करते हैं, अगर बढ़िया तरीके से अगर जल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है। अगर मेरे भाई इनकम्प्लीट कंबशन अगर हुआ, अच्छे तरीके से अगर नहीं जला, अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, प्रॉपर नहीं जल पाया, तो मेरे भाई इस चीज को ध्यान रखेंगे, इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म करता है और ये जहरीली गैस मानी जाती है। ये कैसी गैस होगी, तो कहेंगे हमारा ये जहरीली गैस होती है। ये सब लाइन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनकम्प्लीट क्या कंबशन हमारा तब होगा जब ऑक्सीजन कम होगा। जब ऑक्सीजन कम होगा तो ऐसा होगा। सर क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो क्लास का पीडीएफ आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई दे रखा है, इसके आंसर्स बता दीजिए। एक ध्वनि तरंग की गति कितनी, इतनी है, तरंग दैर्घ्य इतना 2 सेंटीमीटर। देखो ये आपको मीटर पर सेकंड में गति दे रखा है और आपको तरंग दैर्घ्य सेंटीमीटर में दे रखा है, तो कहीं ना कहीं एक यूनिट में लाएंगे तब हम लोग आवृत्ति निकालेंगे। तो मेरे भाई आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है, उस आवृत्ति के फॉर्मूला की अगर हम बात करेंगे तो आवृत्ति को हम लोग किससे दिखाते हैं, तो आपको ध्यान रखना कि ये जो हमारा आवृत्ति है, आवृत्ति को इंग्लिश में अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। आवृत्ति को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो न्यू हमारा होता है, ये हमारा c अपन में लैम्डा होता है। और मेरे भाई कि c हमारा क्या, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट की हम बात करते हैं। अगर यहाँ ध्वनि है तो ध्वनि तरंग की गति की बात करेंगे, तो मेरे भाई ध्वनि तरंग की गति कितनी दे रखी है, तो कहेंगे 340। तो c हमारा 340 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर वेवलेंथ जो हमें दे रखा है, क्वेश्चन में तरंग दैर्घ्य दे रखा है मेरे भाई कितना सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन में क्या दिया 2 सेंटीमीटर। अब ये मीटर पर सेकेंड में, ये मीटर पर सेकेंड में, ये सेंटीमीटर में, तो काम नहीं बनेगा।
मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मेरे भाई 2 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 100 का, और हम कहेंगे इतना मीटर हो गया। अब ये 2 बट्टा हमारा क्या कहेंगे यहाँ पर 2 बट्टा हमारा 100 हो जाएगा, और 2 बट्टा अगर 100 को अगर सॉल्व करिएगा तो ये आपको 34 यहाँ पर 1 2 3 0 और डिवाइड करेंगे 2 से, और फाइनली ये कितना कहेंगे यहाँ पर 17,000 हो जाएगा, और 17,000 हर्ज होगा। हर्ज किसकी यूनिट होती है मेरे भाई, आवृत्ति की यूनिट होती है, इसलिए हम लोग 17,000 के पास जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो ये वाला फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आते रहता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में भार का 2 गुना होता है, बताइए उसमें त्वरण हमारा क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फास्ट कराएंगे मेरे भाई तो बहुत सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि आप सीखिए, आपको तोपने नहीं गिराना है, आपको कहीं विदेश तो नहीं जाना है, आप प्रधानमंत्री तो नहीं है। आप लोगों को देखिए, आप लोगों को छटपटी लगा रहता है, ये जो छटपटी वाला जो आदत है ना ये बहुत गंदा है। हम बस ये कहना चाहेंगे, तैयारी करते हैं ना तो इसके लिए पेशेंस होना, और हम अगर प्यार से पढ़ा रहे तो प्यार से पढ़िए, नहीं तो पता है हमारा जो गियर लगेगा, हम जब टॉप गियर में जब चलाने लगेंगे तो पता चलेगा ये डिस्कशन 20 ही मिनट में खत्म। अब तुम चाहो, तुम बताओ कि 20 मिनट में खत्म करना है कि बढ़िया तरीके से समझ करके करना है, तुम ही लोग कह सकता है। अगर तुम कह दिया कि फास्ट तो समझ लो कि फिर फास्ट ऐसा फास्ट हो जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा और क्वेश्चन खत्म भी हो जाएगा। लेकिन हम तो हमेशा चाहते हैं कि तुम लोगों को बढ़िया तरीके से कराएं, लेकिन अब तुम लोगों को लगता है कि अगर हम प्रधानमंत्री हम हैं, तुम अपने आप को प्रधानमंत्री मानोगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो कहानी खत्म हो जाएगा। समझे? आप सभी लोग अगर कहेंगे कि बहुत फास्ट करेंगे तो हम फास्ट कर देंगे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं। ठीक है, चलिए। नहीं तो हमको कुत्ता काटा है कि हम एक एक्स्ट्रा टाइम देकर के आपको पढ़ा रहे हैं। डिस्कशन 1 घंटा में हो सकता है, डिस्कशन आधा घंटा में हो सकता है, डिस्कशन मेरे भाई 1.5 घंटा में हो सकता है, डिस्कशन 2 घंटा लेते हैं। ऐसा तो नहीं है। हमारा मन है कि हम आपको प्यार से पढ़ाएं, और एक एक चीज़ जब बताते हैं तो वो एग्जाम का क्वेश्चन से, इस बात को आप ध्यान रखें। आप कहिएगा तो हम तुरंत ही खत्म कर देंगे, इतना बात हम डिटेल बताने के लिए नहीं जाएंगे, हम तुरंत आंसर करके निकल देंगे। और फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा तो फिर नहीं कहना सर ये होगा तो वो हो गया। मेरे भाई जब लिफ्ट की बात आती है, देखो ये क्वेश्चन अगर हम डिटेल में नहीं बताएंगे तो शॉर्ट में कैसे बनता है। हमको शॉर्ट में भी बनाना आता है, और ऐसा शॉर्ट में बनाएंगे कि तुमको हवी नहीं लगेगा, कितना को हवी नहीं लगेगा, फिर वो कहेगा सर हमको तो हवी नहीं लग रहा है। लेकिन मेरी आदत ऐसी नहीं होती है, हम बहुत प्यार से पढ़ाने वाले आदमी हैं। तो ये लिफ्ट की बात कर रहा है, ये हमारा लिफ्ट है। इस लिफ्ट के अंदर मेरे भाई, ये लिफ्ट के अंदर ये आदमी है, और ये आदमी अपना वजन देख रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात समझिए कि लिफ्ट के अंदर ये आदमी होगा, इस आदमी का वजन किधर होगा, किसी भी आदमी का वजन नीचे होता है, और कितना तो mg होता है। और जब भार नीचे लटकेगा तो इस धागा में तनाव किधर होगा, ऊपर। तो धागा में तनाव ऊपर, यानी टेंशन ऊपर। फिर भाई अगर लिफ्ट को हम ऊपर की तरफ अगर भेज रहे हैं, किधर भेज रहे हैं, ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, और जो त्वरण है लिफ्ट का उसको हम गुरुत्वीय त्वरण बना दे रहे हैं, यानी कि जो लिफ्ट का त्वरण है उस लिफ्ट के त्वरण को हम क्या कहते रहे हैं कि लिफ्ट हमारा किधर जा रहा था, क्योंकि लिफ्ट हमारा ऊपर, और जो त्वरण है उस त्वरण को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये हमारा त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर अगर हो जाता है, लेकिन लिफ्ट किधर, तो ऊपर की ओर जाएगा, तो कंडीशन क्या होगा। तो ऐसे में लिफ्ट में क्या करना है, तो आपको नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन करना है। और नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन कहने का मतलब है कि नेट का मतलब क्या, अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ले जाने वाला ज्यादा होगा, नीचे वाला कम होगा, तो नेट का मतलब ये तो दोनों फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी प्रकार का बल है, ये भी प्रकार का बल है, ये टेंशन फोर्स है, ये हमारा भारविक प्रकार का बल होता है। ये ज्यादा ये कम तभी उठेगा, इसका मतलब नेट का मतलब क्या कहेंगे, तो T माइनस mg कर देंगे, और m तो हमारा है ही। और ऐसी परिस्थिति में आप कहेंगे कि सर T बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ma प्लस में mg हो जाएगा, और हम कहेंगे यहाँ पर m हो गया, a के जगह पर कितना रखना, तो a के जगह पर g रख दीजिए, तो g हो गया। पहले से आपका भार mg था, अब फिर mg जुट गया, तो मेरे भाई आपका भार कितना होगा, तो कहेंगे 2mg हो गया। पहले से ओरिजिनल भार आपका mg था, अभी वो 2 गुना हो गया। तो आपका भार 2 गुना कब हुआ, जब लिफ्ट हमारा
ऊपर की ओर जा रही है गुणितीय त्वरण से। किस त्वरण से? जब हमारा लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है, किस त्वरण से? कहीं गुणितीय त्वरण से, इस त्वरण से, इस त्वरण से नहीं, इस त्वरण से जाएगी तब। तो मेरे भाई जी त्वरण से ऊर्ध्वाधर नीचे नहीं, ऊर्ध्वाधर किधर? ऊपर की तरफ जाएगी। जी त्वरण दे रखा है और किधर? तो ऊपर। आंसर। चलो, तुम लोग डिटेल नहीं चाहता तो शॉर्टे में समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। अगला कहता है मेरे भाई कि गैस को द्रवित अगर करते हैं तो गैस का द्रवण अगर, मेरे भाई गैस को क्या करना, तो मेरे भाई आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम लोग पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स, चलिए, हाँ, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कि अगर मान लेते हैं कि हम क्या करना है, तो हमको यहाँ पर ये द्रव है, द्रव है, और इस द्रव में किसको मिलाना है? तो इस द्रव में मेरे भाई गैस को मिलाना है। तो आप एक बात समझिए, सिंपल सा मौखिक क्वेश्चन है, मौखिक ही समझिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है? लिक्विड भरा हुआ रहता है, कोल्ड ड्रिंक्स भरा रहता है। उसको कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, गैस। क्यों डालते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा क्या होता है? प्रिजर्वेटिव का काम करता है, उसको खराब होने से बचाता है। आप देखते हो कि मार्केट में जितना भी पदार्थ आपको लिक्विड पदार्थ मिलता है पैकेट में, सब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला हुआ रहता है। लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उस लिक्विड में घोल के रखेंगे, तो घुलनशील लिक्विड में कैसे घुलेगा? तो उसके लिए हाई प्रेशर, ज्यादा दाब पर उसको पैकेज करते हैं। इसलिए देखिएगा, आप उसको दबाएंगे तो पूरा दबेगा नहीं, उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, और जैसे ही आप खोलेंगे तो लगेगा उससे हवा निकल रहा है प्रेशर की वजह से। तो आपको ध्यान रखना, हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर होगा मेरे भाई, उच्च दाब होगा और निम्न ताप हमारा क्या होगा? हमारा गैस हमारा किसी भी द्रव में घुल जाएगा। दाब उच्च होना चाहिए घुलने के लिए। अगला निम्न से उस वस्तु का उष्मा का अच्छा कुचालक है। तो कौन सा उष्मा का अच्छा कुचालक पूछा है? यानी कि गुड, अब देखो इंग्लिश हिंदी अलग नाम लिखा है। यहाँ बोल रहा है कि उष्मा का, वस्तु कह रहा है कि उष्मा का, यहाँ कुचालक बोल दिया। यहाँ कह रहा है मेरे भाई क्या? तो गुड कंडक्टर कर। अब बताओ, यहाँ पर मामला तो गड़बड़ ना हो गया? ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो गया। यहाँ कह रहा है कि अच्छा कुचालक, यहाँ कह रहा है अच्छा सुचालक। ये बताओ कैसे हो? चलो इसको ऐसा करते हैं, इस कुचालक को हटाओ, तो आंसर अब तुम्हारा आ जाएगा। इसको तुम कहोगे यहाँ पर सुचालक है, तो क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सुचालक बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग यहाँ पर सुचालक बोल देते हैं। अगर सुचालक, उष्मा का अच्छा सुचालक होगा तो मेरे भाई ना तो प्लास्टिक होगा, ना तो लकड़ी का बुरादा होगा, ना तो थर्मोकोल होगा। हम कहेंगे क्या होगा? कि इसमें से हम कोई नहीं होगा। उष्मा का अच्छा सुचालक कौन होगा मेरे भाई? डायमंड होता है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, या अगर हम बात करते हैं कॉपर हो गया, ये सब अच्छा सुचालक होता है, बहुत जल्दी उष्मा का संचरण कर देता है, उसको बोलते हैं सुचालक। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मैग्नीशियम रिबन की हम बात करें। मेरे भाई मैग्नीशियम रिबन कहने का मतलब मैग्नीशियम का रिबन है, और कहता है उसको जलाना है, और जलाने से पहले क्या करना है? तो उसको रगड़ा जाता है। क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि बोला क्यों रगड़ा जाता है? क्योंकि उस पर क्या चढ़ा होता है? अस्तर चढ़ा होता है। मेरे भाई एक बात आप समझ लीजिए कि जो मैग्नीशियम होता है हमारा, मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं, मैग्नीशियम को जैसे ही आप ऑक्सीजन में रखोगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड्स का लेयर इसके ऊपर चढ़ जाता है। यानी कि धातु के ऑक्साइड्स, आपके ये धातु है उसमें ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया करेगा तो धातु के ऑक्साइड्स बनेंगे, और जो धातु के ऑक्साइड्स होंगे वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। बैलेंस कर लीजिए, 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से यहां भी करना पड़ेगा। तो मेरे में धातु के ऑक्साइड्स, धातु के ऑक्साइड्स हमारे क्षारीय होंगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होगा। लेकिन ये धातु के ऑक्साइड्स हैं तो इसी की परत चढ़ जाती है उस पर। तो मेरे भाई इसी की परत चढ़ जाती है, यही परत चढ़ जाती है, यही क्या तो कहेंगे यहाँ पर परत चढ़ जाती है, यही परत चढ़ जाती है, यही क्या तो परत चढ़ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं। अब मान लेते हैं मेरे भाई कि जब इसकी परत चढ़ जाएगी तो हम लोग को जलाना है मैग्नीशियम को, तो परत को तो हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? सैंड पेपर वगैरह से की परत को हटा देते हैं मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जलाने से पहले रगड़ा जाता है, क्योंकि इस पर किसका स्तर चढ़ जाता है? तो कहेंगे इसी का स्तर चढ़ेगा, इसी का लेयर चढ़ेगा, इसी का परत चढ़ जाता है। हम कहेंगे यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स, यानी कि मूल मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स, यानी किसी की परत चढ़ जाती है। चलो आगे, तुम लोगों को अगला कह रहा है कि फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का इस्तेमाल करते हैं? तो फोटोग्राफी में मेरे भाई हम लोग एसिटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड दोनों का इस्तेमाल करते हैं।
इसमें ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम लोग इसका भी और ऑक्जेलिक एसिड हम लोग दोनों का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग एसिटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, तो मेरे भाई जो भी हमारा कलर वगैरह होता है उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो फोटोग्राफी में आप कहेंगे जो फिल्म होता है, जो हमारा फोटोग्राफी फिल्म होता है, उसको साफ करने के लिए आप ऐसे समझिए, जो फोटोग्राफिक फिल्म होता है, जो फोटोग्राफिक फिल्म होता है उसको साफ करने के, फोटोग्राफिक फिल्म को क्या करने के लिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे साफ करने के लिए, फोटोग्राफिक फिल्म को क्या करने के लिए, साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे भाई उसके ऊपर में एसिटिक एसिड का हम लोग इस्तेमाल करके उसको अलग कर देते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक प्रजनन में क्या होगा। तो लैंगिक में मेरे भाई दो लिंग होंगे, एक हमारा दो लिंग होंगे और विपरीत लिंग होना चाहिए। विपरीत लिंग में लेकिन कितने जनक, तो दो जनक, मेल फीमेल दोनों, माँ बाप दोनों होगा, लेकिन विपरीत लिंग एक मेल एक फीमेल होगा, यानी आंसर ये हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो फिनाइल कीटोनुरिया रोग से प्रभावित है मेरे भाई, तो फिनाइल कीटोनुरिया रोग जो होता है ये हमारा मानसिक जड़ता, यानी कि आदमी बच्चा पागल होता है, ये शिशु में ऐसा जनरली होता है, गर्भ के दौरान ऐसा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको 9th-10th के लिए क्लासेस मेरी चल रही है और 9th-10th की अगर कोई तैयारी करते हो अखंड ज्योति बैच, आप फिजिक्स केमिस्ट्री और साथ में आप बायो कर सकते हैं। और ये 9th-10th की क्लासेस आपको अलग से दी गई है, क्योंकि 9th-10th में हम थोड़ा सा इस बार एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ाएंगे, इसीलिए आपको 9th-10th के ये क्वेश्चंस में ये अलग से बैचेस को क्रिएट किया गया है। इसलिए अखंड ज्योति बैच सबसे फेमस बैच, सबसे बेहतरीन बैच आपका इस बार का रहने वाला है। इसमें आपके मैक्सिमम स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट को हम फायदा देंगे, अगर जोड़ेंगे तो मैक्सिमम को फायदा भी देंगे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हम इसमें रेल के कराएंगे, बहुत अच्छे तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब किसी वस्तु का वेग मेरे भाई समय के साथ घट रहा है, जब किसी वस्तु का वेग किसके साथ घट रहा है, समय के साथ घट रहा है, इसके लिए 3 कंडीशन याद रखिएगा। एक कंडीशन हमारा ये होगा कि अगर किसी वस्तु का मेरे भाई में मान लेते हैं कि वेग हमारा एक समान है, अगर किसी वस्तु का वेग अगर एक समान, पहला कंडीशन, अगर वेग एक समान होगा मेरे भाई, अगर वेग एक समान होगा तो त्वरण का मान शून्य होगा, ये बात आपको ध्यान रखना। वेग एक समान मतलब त्वरण का मान क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो त्वरण है उस त्वरण की अगर बात करते हैं वो त्वरण का मान शून्य हो जाए, ये कंडीशन ये होगा। दूसरा कंडीशन हमारा क्या होगा, अगर मान लेते किसी भी वस्तु का अगर वेग क्या होगा, तो कहेंगे किसी भी वस्तु का अगर वेग बढ़ता है, अगर वेग बढ़ेगा तो इसको त्वरित गति कहते हैं। इसको कौन सा गति कहते हैं मेरे भाई, तो इसको त्वरित गति कहते हैं। इसको हम लोग क्या कौन सा गति कहेंगे, तो इसको हम लोग त्वरित गति कहते हैं। इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन हो गया, इसका मतलब त्वरित गति मतलब एक्सेलरेशन का मान क्या होगा, कि एक्सेलरेशन का मान पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से तीसरा पॉइंट भी आपको ध्यान रखना, अगर किसी भी वस्तु का अगर मान लेते कि वेग अगर घटा, अगर ब्रेक मारेंगे तो वेग घटेगा कब, जब ब्रेक मारेंगे। वेग घटेगा कब, वेग घटेगा कब, वेग घटेगा कब, जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो मेरे भाई ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे ये मंदित गति, इसको हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग कौन सा गति कहेंगे, त्वरित गति नहीं कहेंगे, इसको मंदित गति कहते हैं। और ऐसे केस में याद रखना मेरे भाई, त्वरण का मान क्या होगा, तो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं। तो अगर आपको वेग घटाने की बात कर रहा है किसी भी गाड़ी का, तो आप कहेंगे यहाँ पर ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कहेंगे यहाँ पर गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करिएगा। तो जब गाड़ी में आप ब्रेक अप्लाई कीजिएगा तो मंदन हो जाएगा। तो आप कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर मंदन हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समय के साथ वेग घट रहा है। वेग जो है वो समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये वेग जो है हमारा समय के साथ घट रहा है, तो हम इसको मंदन कहते हैं, मंदित गति कहेंगे। त्वरण का मान नेगेटिव हो जाएगा और उसी को मंदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने से रखा है, कहता है मेरे भाई कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका, पूरे के पूरे आवर्त सारणी में क्लोरीन का हमारा सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन अगर हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर होता है सबसे ज्यादा, तो हम कहेंगे वो हमारा कौन, तो फ्लोरीन होता है। आगे मेरे भाई ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है, तो आप सभी को पता होगा मेरे भाई, ध्वनि हमारा सॉलिड माध्यम में सबसे तेज चलती है। सॉलिड जो हमारा होता है उसमें बहुत तेज चलती है, क्योंकि हम लोग ध्वनि की बात करते हैं ये डिस्टरबेंस के कारण चलता है। मेरे भाई आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो आप जान लीजिए। जिस साउंड की बात करते हैं, साउंड हमारा ध्वनि ऊर्जा को हम लोग कहते हैं। साउंड हम लोग किसको कहते हैं, ये हमारा ध्वनि है, और ध्वनि एक प्रकार का हमारा क्या, तो कहेंगे एक प्रकार का हमारा ऊर्जा है। ध्वनि हमारा क्या, तो कहेंगे यहाँ पर ध्वनि की अगर हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का हमारा क्या, तो यहाँ पर ध्वनि एक प्रकार का हमारा क्या, तो यहाँ पर ऊर्जा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब दूसरी बात मेरे भाई, अगर साउंड की बात करते हैं, हमारा ये साउंड क्या, तो कहेंगे एक प्रकार का ध्वनि, ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है। तो आपको ध्यान रखना ये डिस्टर्बेंस के कारण, किसके कारण मेरे भाई, तो कहेंगे यहाँ पर डिस्टर्बेंस की हम बात करेंगे। ये हमारा डिस्टरबेंस के कारण ये प्रोपेगेट करते हैं। इस बात को ध्यान रखें, डिस्टरबेंस के कारण हमारा क्या करता है, ध्वनि चलती है। डिस्टरबेंस के कारण ध्वनि क्या करता है, गमन करती है। इस बात को आप ध्यान रखें। डिस्टरबेंस सबसे ज्यादा किस में होगा मेरे भाई, तो डिस्टरबेंस का जो ऑर्डर लिखेंगे तो सॉलिड में सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना, जो हमारा सॉलिड होगा सबसे ज्यादा, उसके बाद हमारा लिक्विड, और सबसे कम गति किस में, तो कहेंगे हमारा गैस में। सबसे कम गति किसमें, तो कहेंगे हमारा गैस में होता है। तो गति का ये ऑर्डर है, ध्वनि की गति का ऑर्डर है।
ध्वनि की जो गति है उसका ऑर्डर है, ध्वनि की गति का हमारा क्या, तो यहाँ पर हम ऑर्डर की बात करते हैं सॉलिड में सबसे ज्यादा, तो मेरे भाई सॉलिड हम कहेंगे। निर्वात में मेरे भाई उसमें हम कहेंगे यहाँ पर ध्वनि संचरण नहीं होता है मेरे भाई। ध्वनि की अगर हम बात करते हैं निर्वात में गमन नहीं करेगा, ध्वनि गमन इसमें नहीं करेगी। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए, और माध्यम हमारा ठोस, द्रव और गैस ही होता है, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बता दीजिए मेरे भाई। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन सतह का केंद्र बिंदु क्या होगा। तो मेरे भाई गोलीय दर्पण की जब बात करता है तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अगर हम गोलीय दर्पण की अगर हम बात कर रहे हैं तो गोलीय दर्पण हमारे दो तरह के होंगे। एक तो हमारा उत्तल दर्पण होगा, और दूसरा हमारा कैसा दर्पण होगा, दूसरा हमारा यहाँ पर अवतल दर्पण हो जाएगा। तो एक तो उत्तल दर्पण, दूसरा हमारा अवतल दर्पण होगा। तो मेरे भाई कोई भी दर्पण आप उठा के ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण में ये आपको अवतल दर्पण, और ये आपका चम्मच के आकार का अवतल दर्पण, क्या फर्क पड़ता है। इधर पेंट कर दीजिए, इसमें इधर पेंट होता है और इसमें आपका अंदर में ऐसे पेंट होता है। जिधर पेंट हो गया वो दर्पण के पीछे हो गया। तो मेरे भाई दर्पण के पीछे, ये दर्पण के पीछे। अब इसमें बीचों बीच जो लाइन आपका पास करेगा इसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। अब मामला यह है मेरे भाई, क्वेश्चन में जो आपसे बात किया गया है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह कौन होगा। तो परावर्तक सतह हमारा कौन सा है। परावर्तक सतह को अगर देखना चाहते हैं, प्यार से देखना चाहते हैं, यहाँ देखिए ये हमारा परावर्तक सतह, इधर वाला जो हमारा सतह होगा इसको परावर्तक सतह कहते हैं। ये परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह किधर, तो कहेंगे इसका परावर्तक सतह हमारा ये होगा। तो मेरे भाई ये परावर्तक सतह को हमने आपको दिखा दिया। चलो यहाँ पर परावर्तक सतह आपने देखा, इधर हमारा क्या, तो कहेंगे ये हमारा परावर्तक सतह, ये हमारा परावर्तक सतह। इसमें भी परावर्तक सतह ये वाला हमारा हो जाएगा। ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहाँ पर परावर्तक सतह हमारा हो जाएगा। ये हमारा परावर्तक सतह, ये जो लाल वाला आपको देख रहे होंगे ये इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई, ये हमारा पेंटेड भाग होता है। जिधर आपने पेंट किया है, जिधर आपने क्या किया, तो पेंट किया है, ये हमारा सतह, इधर वाला सतह जो हमारा ये पेंटेड भाग होता है, ये हमारा पेंट किया हुआ भाग है। अब यहाँ पर बात आती है मेरे भाई, चलो ठीक है, कह रहा है कि हमारा परावर्तन सतह, जो परावर्तक सतह उसका जो बीच वाला पार्ट होता है इसकी बात कर रहा है, इसको हम लोग पोल कहते हैं। यहाँ पर भी परावर्तकता के बीच वाला भाग हमारा मेरे भाई पोल कहते हैं, और ये बीचों बीच ही लाइन पास करता है। ये हमारा परावर्तक सतह के बीचों बीच ये लाइन पास करता है, और इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो पोल कहते हैं। आंसर हमारा केंद्र बिंदु बोला गया, इसका जो परावर्तक सतह का केंद्र होगा उसको पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह किसके कारण होता है। मेरे भाई तो आप सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। किसके कारण, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। आपको ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर किसी चालक की अगर बात करते हैं, चालक की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, चालक को हम लोग यहाँ पर कंडक्टर कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है, इस चालक में अगर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वह किसके कारण होगा, तो एक लाइन में आप जान लीजिए। यहाँ पर अगर विद्युत धारा का अगर प्रवाह अगर हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर विद्युत धारा हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। और आपको दूसरा बात ध्यान में रखना मेरे भाई कि किसी सॉल्यूशंस यानी किसी विलयन की हम बात करते हैं, तो मेरे भाई किसी विलयन यानी किसी सॉल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं, तो किसी विलयन यानी किसी सॉल्यूशंस के अंदर विद्युत धारा का अगर प्रवाह होगा तो कैसे होगा। तो यहाँ जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर जो विद्युत धारा का मेरे भाई प्रवाह होगा वो हमारा कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा आयंस के कारण होता है। किसके कारण मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर आयंस के कारण होता है। तो किसी सॉल्यूशन में, कोई घोल में सॉल्यूशन मतलब घोल में आयंस के कारण होगा। कोई हमारा चालक है तो हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मेरे भाई आपसे क्या बोला गया है, तो किसी विद्युत परिपथ मेरे भाई चालक ही होता है। परिपथ क्या होता है, कहेंगे परिपथ मतलब तार मतलब चालक में हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा आंसर। आगे कि मानव में आपातकालीन हार्मोन जो होता है हमारा कौन सा होता है, हमारा इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं आपातकालीन हार्मोन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना कि आपातकालीन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। आपने सुना होगा मेरे भाई कि इमरजेंसी हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो जो इमरजेंसी हार्मोन होते हैं मेरे भाई इसको एड्रिनल, इसकी अगर हम बात करते हैं इसको एड्रेनलिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसको किसके नाम से, तो आपको ध्यान रखेंगे इसी को हम लोग एड्रेनलिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। और यही हमारा 3F हार्मोन भी होता है। ये सब इसके नाम है, ये सब इसके नाम है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और 3F जो हमारा हार्मोन होता है इसी को हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो कहेंगे फाइट, फिर हम लोग कहेंगे इसको फ्लाइट, फिर इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर फ्राइट। फाइट, फ्लाइट और फ्राइट तीनों ये हमारा कहते हैं, ये हमारा 3F मतलब एक है, दूसरा F, तीसरा F, 3F हार्मोन इसी को कहते हैं।
और इसी को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन, और ये कहाँ सीक्रेट करता है मेरे भाई, अधिवृक्क ग्रंथि से करता है। किस कहाँ से सीक्रेट करता है, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड से, जिसको आप अधिवृक्क ग्रंथि कहते हो। तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है वो किडनी के टॉप पर पाया जाता है, और इसी को हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किसके नाम से, तो एड्रिनल जो ग्लैंड होता है उसी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई हम सभी लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा थायराइड, यहाँ पर एड्रिनल हार्मोन कहीं नहीं दे रखा है, ये सब नाम कहीं नहीं दे रखा है, तो हम कहेंगे इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा क्या कहेंगे यहाँ पर, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है मेरे भाई, तो हम कहेंगे थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट करता है। उसी तरीके से आपको ध्यान रखना, इंसुलिन क्या करता है, तो हम कहेंगे हमारे शरीर में जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल करता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल सेक्स हार्मोन को कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रक्त नालिका फेफड़ा तक ऑक्सीकरण के लिए ले जाता है। मेरे भाई ये हमारा क्या तो कहेंगे लंग्स है, ये हमारा क्या तो कहेंगे, यहाँ पर हम फेफड़ा की बात करते हैं। अगर ये हमारा फेफड़ा है, इस फेफड़ा तक हमारा कौन लेके जाएगा, तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगा। तो मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा यहाँ पर क्या बन करके, तो ऑक्सीजन बन करके निकलेगा। अब मेरे भाई इसको हम लोग अशुद्ध रक्त कहते हैं। ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है तो उसको हम लोग अशुद्ध रक्त के नाम से हम लोग जानते हैं। और अगर ये ऑक्सीजन हो गया तो इसको हम लोग शुद्ध रक्त कह देते हैं। ये हमारा यहाँ पर शुद्ध रक्त की हम बात कर देते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर एक पाइप लगा रहता है, और वह पाइप हमारा कुछ इस तरह से होता है मेरे भाई, और इस पाइप की हम बात करते हैं। इससे हमारा लंग से निकला हुआ ये पाइप होगा, हम इसकी बात करते हैं। ये वाला जो हमारा ब्लैक वाला पाइप होता है इसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, फुसफुस धमनी कहते हैं। और जो इससे निकला इसको हम लोग पल्मोनरी वेन्स के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको पल्मोनरी वेन्स के नाम। तो मेरे भाई क्वेश्चन बोला कि कौन सी नली रक्त को यानी कि ब्लड को फेफड़ा तक, रक्त को कहां, तो फेफड़ा तक। तो मेरे भाई फेफड़ा यहां, रक्त को यहां तक, इससे बाहर नहीं, फेफड़ा तक रक्त को लेकर जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी फुसफुस धमनी के नाम से हम लोग जानेंगे। आंसर करेंगे मेरे भाई फेफड़ा की धमनी, पल्मोनरी आर्टरी करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो मेरे भाई ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु के अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां पर, तो कहेंगे फोकस पर बनेगा। एक ही लाइन में आपके आंसर। मेरे भाई एक बात याद रखेंगे, अगर हम लोग अवतल दर्पण की बात करेंगे तो ये हमारा कैसा दर्पण है, तो यहाँ पर ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के बीचों बीच जो लाइन हमारा पास करता है इसको हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये हमारा पोल होता है, और यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पर इसके बीच में अनंत फोकस होगा, और इधर कहीं ना कहीं हमारा अनंत होता है। तो मेरे भाई ये सच है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वस्तु को अनंत पर रखोगे तो प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, अगर तुम वस्तु को यहां पर रखोगे तो प्रतिबिंब यहां पर बन जाएगा। दोनों उल्टा होता है, वस्तु को यहां रखोगे तो प्रतिबिंब फोकस पर, और वस्तु को अगर फोकस पर रखोगे तो प्रतिबिंब अनंत पर, दोनों उल्टा होता है, उल्टा। तो अगर हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर, अनंत पर अगर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, और फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैस के आदान प्रदान के लिए अस्थायी प्रदान करता है। मेरे भाई इसमें कूपिका आपको दे रखा है, तो वही आपके आंसर हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गैस का आदान प्रदान कूपिका में होता है, जिसको हम लोग कल भी बताए थे, इसके बारे में डिटेल में आपको बता ही दिया था। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसका एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमारा क्या होता है कि यहाँ पर पावर अपन में हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा पावर अपन में एरिया कहलाता है। ये फॉर्मूला है इसका। और पावर का यूनिट क्या होता है, यहाँ पर हमारा वाट होता है, और यहाँ पर एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। वाट पर मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वाट प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ए करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा निगलने और पसीने का विनिमय क्षेत्र कहलाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको टर्म क्या दे रखा है, तो एक निगलने की बात कर रहा है, निगलने तथा पसीने की बात कर, निगलने तथा मेरे भाई पसीने का विनिमय केंद्र। इसका मतलब निगलना और पसीना, किसी भी चीज को खाना, निगलना, पसीना जो निकलता है। तो मेरे भाई आपके बॉडी से पसीना निकलता है, ये सब अनैच्छिक क्रिया में आता है। ये कैसी क्रिया में आता है, कहेंगे ये सब हमारा अनैच्छिक क्रिया में आता है। ये अनैच्छिक क्रिया की हम बात करते हैं। निगलना का यहाँ जो सेंस आपको दे रखा है ये वॉमिटिंग से रिलेटेड है। निगलना जो सेंस दे रखा है वो आपको वॉमिटिंग से दे रहे, ये हमारा वॉमिटिंग का और ये स्वेटिंग का है। तो मेरे भाई ये निगलना मतलब हम कहेंगे यहाँ पर वॉमिटिंग की बात करते हैं। अगर किसी को वॉमिटिंग आ जाता है तो अचानक आप रोक भी नहीं पाओगे। और पसीना मतलब स्वेटिंग की हम बात करते हैं। और स्वेटिंग जो होता है मेरे भाई, आपको हमेशा पसीना अगर निकलते रहेगा तो आप उसको रोक नहीं पाओगे। यहाँ पर ये सब हमारा अनैच्छिक क्रिया, अपने आप पसीना निकलता है, अपने आप वॉमिटिंग हो जाता है। ये सभी जो क्रिया होती है इस क्रिया को हम लोग अनैच्छिक क्रिया के नाम से जानते हैं। और इसी अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करने के लिए कौन कंट्रोल करेगा, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट, याद रखना मेडुला करता है। ये कौन करेगा, तो हमारे ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। मेडुला कौन करेगा, तो मेरे भाई मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। और मेडुला ऑब्लांगाटा कहां पे होता है, तो मेरे भाई हमारा पश्च मस्तिष्क में।
हमारे ब्रेन का जो पार्ट है जिसको हम लोग पश्च मस्तिष्क कहते हैं, उसको हैंड ब्रेन कहते हैं, उसी का ये पार्ट है। उसी का क्या है, तो यहाँ पर हैंड ब्रेन का ही ये पार्ट होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और आप इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाओगे तो आप आंसर क्या करोगे मेरे भाई, तो मेडुला ही करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ऐच्छिक क्रिया हम लोग करते हैं, जैसे पल अगर हाथ उठाना, मुड़ी घुमाना, कुछ भी करना, ये सब हमारा किसमें, हमारा सेरेब्रम में आता है। आगे मेरे भाई दे रखा है कि तरल को वाष्प की स्थिति से परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता किस प्रक्रिया में होगी। तो मेरे भाई तरल को क्या बनाना, तो तरल को वाष्प की स्थिति में परिवर्तित करना है। जब तरल को वाष्प की स्थिति में परिवर्तित करना है तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी, गलन हो जाएगा। तो कौन सा, तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई लिक्विड हमारा गैस बन जाता है, अगर हमारा लिक्विड अगर गैस बन जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण का प्रोसेस कहते हैं। ये तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था। तो मेरे भाई अगर हम यहाँ पर द्रव की बात करते हैं, अगर द्रव हमारा क्या बन गया, तो कहेंगे द्रव अगर हमारा वाष्प बन गया, द्रव अगर वाष्प बन गया तो इस प्रोसेस को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर वाष्पीकरण कहते हैं। ये हमारा इवेपोरेशन कहलाता है, वाष्पीकरण का प्रोसेस कहलाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेरे भाई सॉलिड से गुण क्या होते हैं। तो अगर आपको सॉलिड्स के बारे में समझना है मेरे भाई, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर हम सॉलिड को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर हम ठोस कहते हैं। तो जो पदार्थ हमारा ठोस होता है मेरे भाई, इसकी अगर हम बात करते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना, इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार तथा आयतन दोनों की बात करते हैं, आकार की भी बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर आयतन की बात कर रहे हैं। आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। ये दोनों के दोनों क्या होंगे मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर निश्चित होंगे। इस बात को आप दोनों के दोनों निश्चित होता है, आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित, पहला पॉइंट। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, अगर कोई सॉलिड होता है मेरे भाई, तो सॉलिड्स में हम क्या लोग जानते हैं, तो सॉलिड्स के अंदर हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी होती है वो कम होती है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, अंतर आणविक जो दूरी होती है मॉलिक्यूल्स का, अंतर आणविक यानी कि मॉलिक्यूल्स की दूरी, बीच की दूरी, अंतर आणविक की दूरी जो होगी वो हमारा क्या होता है, ये हमारा कम होगा। अगर मेरे भाई दूरी, अगर हमारा अंतर आणविक दूरी अगर कम होगा तो हम कहेंगे अंतर आणविक जो बल होंगे वो मजबूत बन लगेंगे। अंतर आणविक बल की अगर हम बात करते हैं, ये अंतर आणविक जो बल होगा ये कैसा होगा, कि यहाँ पर हमारा मजबूत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर कोई सॉलिड्स होता है मेरे भाई तो उसकी डेंसिटी हाई होती है, उसकी घनत्व की बात करते हैं मेरे भाई तो उच्च घनत्व का होता है, यानी उसकी घनत्व क्या होगी, तो हमेशा हाई होता है, उच्च घनत्व का हमारा होता है। उच्च घनत्व का, चूंकि पास होगा तो हम कहेंगे हमारा घनत्व उच्च हो जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना। तो मेरे भाई हम लोग यहाँ पर क्या सकते हैं, ये संकुचित कर सकते हैं नहीं मेरे भाई, आप दबा नहीं सकते हैं उसको, कंप्रेस नहीं कर सकते, ये इनकम्प्रेसिबल होता है। ये कैसा होगा, तो इनकम्प्रेसिबल, इसको भी आप लिख सकते हैं। ये हमारे लिए कैसा होगा, तो यहाँ पर हम इनकम्प्रेसिबल की बात करेंगे। ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल, जिसको आप दबा नहीं सकते हैं। ये कंप्रेसिबल कह रहा है मेरे भाई, कंप्रेसिबल तो गैस होता है, तो ये हमारा नहीं होगा। अगला, इसका निश्चित आकार होगा, बिल्कुल सही बात है। डेंसिटी उच्च होगी, नहीं होगा, आंसर हो गया बी। मेरे भाई ये सब हमारे सॉलिड से गुण है। तो क्वेश्चंस आपको रिलेट करके इस तरह से पूछता है। तो चलिए आज का जो डिस्कशन था, जिसमें 40 क्वेश्चन का डिस्कशन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है।